नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे डार्क हॉर्स टैलेंट की पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हमारे साथ में है बहुत ही शानदार और नायाब पर्सनालिटी के धनी और यूपीएससी एवं स्टेट सिविल सर्विसेज में अपनी विशेष ख्याति रखने वाले श्रीमान प्रभात जी सैनी सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे डार्क हॉर्स टैलेंट की पॉडकास्ट सीरीज में। नमस्ते लकी जी, आपका मुझे बुलाने के लिए और इस पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर के। सर, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान एक गाइडेंस की, एक टीचर की और एक कोचिंग संस्थान की क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है, और क्या सर इनके रोल में भी लूप होल देखने को मिल सकते हैं? देखो, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी सर। और मेरा ये मानना है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है इसके बारे में ये वास्तविकता आनी चाहिए कि इसका क्या रोल है। जी सर। कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम लोग ये सोचते हैं कि क्या केवल कोचिंग जाने से ही बच्चा पास होता है क्या? तो यहाँ बात आती है। देखिए, अगर मान लीजिए आप जब अपनी जर्नी प्रिपरेशन की शुरू करते हैं जी सर। तो आपको ये पता नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप या तो गूगल का सहारा लेते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं। वहाँ बहुत सारी भ्रामक चीज़ें भी हैं, सही चीज़ें भी हैं। कोचिंग में आप जाते हैं तो जो चीज़ें आप 4-5 साल में प्रिपरेशन करके तैयार करते हैं सेल्फ स्टडी से, वो आपको साल भर में तैयार करवा देते हैं। जी। तो कोचिंग का सकारात्मक जो भूमिका है वो क्या, एक आपको माहौल देता है, वो आपके साथ हजार बच्चे, एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। जी सर। दूसरा, कंपटीशन आपको मिलता है, आपको पता तो चले ना हजार लोगों के बीच आप कितना स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। जी सर। दूसरी चीज़ क्या कि एक जो गाइड की भूमिका में टीचर जब आता है तो वो आपकी वीकनेस आपको बताता रहेगा, वरना आप खुद से तैयार करोगे तो आपको लगता है कि भाई वो कुएं का मेंढक है ना, उसको लगता है कि मेरा संसार इतना ही है, मैं सब तैयार एक छलांग में संसार नाप सकता हूँ। तो टीचर क्या करता है, वो आपको आपकी कमियां बताएगा, उसमें सुधार आप करोगे। जी सर। अब कितना रोल है कोचिंग का? देखो, बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है, कई बच्चे इसमें पास भी होते हैं। हालांकि मैं ये तो कभी नहीं मानता जो बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैंने बिना कोचिंग के तैयारी की है, वो झूठ बोलते हैं मैक्सिमम। जी सर। चाहे वो कोचिंग के वीडियो देखे होंगे या उन्होंने उनका स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा या वो कहीं क्लास भी किए होंगे। आजकल तो कोचिंग के टीचर्स की सारी क्लास इन पे मिल जाती है, आपको टेलीग्राम वगैरह इन पे सब मिल जाता है। तो वो कहीं ना कहीं देखते हैं घर पे, तो गया नहीं लेकिन तैयारी तो कोचिंग से की है उसने, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से डाटा कंज्यूम करती है। एग्जैक्टली। टेलीग्राम पे हर बड़े से बड़े टीचर की क्लासें आपको मिल जाती है पायरेटेड। जी सर। जी सर। अब बात है कि मैं कोचिंग चलाता हूं तो मैं खुद मानता हूं कि कोचिंग का रोल आपका क्या कि आपकी जो पढ़ाई है ना उसको हम आसान कर रहे हैं। अगर इसको मैं आम बोलचाल में समझाऊं तो हम एक दर्पण है। जी सर। आपके सामने एक दर्पण लगा हुआ है, वहाँ एक कॉम्ब कंघा रखा हुआ है, आप वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ, अपने बाल आपको ही बनाने पड़ेंगे। आप अपने चेहरे पे क्या लगा रहे हो, कैसे उसको सजा रहे हो, ये तो आपको एफर्ट करना। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ना कि भाई आप देख सकते हो। जी सर। तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट का 80% रोल रहता है, टीचर और कोचिंग का 20% 15% इसमें सक्सेस में रोल है। पर वो जो 20% है वो आपका रास्ता इतना आसान बना देता है कि आपको चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, एक डिमांड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा देते हैं। वरना तो मार्केट के अंदर हजारों बुक्स है, उसी में बच्चे अपना कई साल बर्बाद कर देते हैं। तो ये रोल है। अब आपने दूसरा प्रश्न इसमें पूछा लूप होल्स का। लूप होल्स, जी सर। डार्क साइड कह सकते हैं हम कोचिंग इंडस्ट्री का। देखो, कोचिंग एक व्यवसाय है। बहुत से टीचर्स इसमें ऐसे होते हैं जो बच्चों से न्याय नहीं कर पाते हैं, कई बार प्रॉपर अच्छे टीचर नहीं होते हैं, कोर्स टाइम पे नहीं कराते हैं, या एक तरह से तनाव बहुत ज़्यादा देते हैं, फीस को लेके कई बार इश्यू आते हैं, ठीक है। और बच्चों के साथ कई जगह इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो वो बहुत कम लोग हैं, ऐसे सारे नहीं हैं इस तरह के। तो मेरा ये मानना है कि कोचिंग का भी रोल है, पर कोचिंग से ज़्यादा रोल जो है वो स्टूडेंट की खुद की मेहनत का है। जी सर। अच्छा सर, इसी संदर्भ में मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो कोचिंग संस्थान में जो आजकल बच्चों को जो परेशानियां फेस करने को मिल रही है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, उसके कारण सफोकेशन हो रहा है, और साथ ही में जो एक दो घटनाएं अपन ने देखी कि जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली में या फिर इंदौर की भी एक घटना थी कि बरसात का पानी क्लासरूम में इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सी अनैच्छिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो सर इसका क्या कारण हो सकता है? ये क्या एक
स्टूडेंट की कमी मान सकते हैं या सरकार की कमी, या फिर अपन कहें कि कोचिंग संस्थान के इंफ्रा की कमी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है? देखो मैं आपसे एक कहूँगा, एयर इंडिया का अभी दुर्घटना हुआ जी सर। और उसमें 300 के लगभग हमारे इनोसेंट यात्रियों की जान चली गई। जी सर। अब यहाँ प्रश्न हम पूछें कि क्या टाटा की गलती थी, क्या गवर्नमेंट की गलती थी, या उन यात्रियों की गलती थी जो उसमें यात्रा कर रहे थे? जी सर। तो मैं पहला कहूँगा कि यात्रियों की तो बिल्कुल ही गलती नहीं थी। गवर्नमेंट भी कभी नहीं चाहती कि लोग मारे जाएं, और टाटा एयरलाइन भी क्यों ही चाहेगी, उसका तो पूरा शेयर मार्केट में दिक्कत आएगा, उसकी जो गुडविल है उस पर दिक्कत आएगा, कोई नहीं चाहता है। जी सर। सेम बात आती है कोचिंग लाइन पे। कोचिंग वाले, जैसे आपने बात की ये गैस रिसाव की, तो जयपुर की घटना थी, और दिल्ली के अंदर जो बेसमेंट में पानी आया, आपने इंदौर की बात की। जी सर। जानबूझ के कोई नहीं करना चाहता, ये दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, अब इसमें ये है कि जब वो बिल्डिंग बनी वहाँ पे, क्या उसके बायलॉज सही थे, क्या बिल्डिंग को जब किराए पे दिया गया उसका इंस्पेक्शन करवाया गया था, क्या फायर एनओसी उसके लिए गई थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था उसका, क्या जो नगर निगम दिल्ली है उसने उसकी सीवरेज वगैरह को प्रॉपर चेक किया था, बेसमेंट जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है वो सही था क्या? तो कोचिंग वाला कोई भी जाता है, कोई लाइब्रेरी वाला जाता है, तो वो क्या देखता है उसमें कि भाई उसको टूलेट लगा हुआ है, उसको व्यवसाय करना है, तो वो देखता है कि भाई मुझे ये बिल्डिंग चाहिए। जी सर। अब अगर वहाँ उसको कोचिंग संचालन करने की अनुमति दी गई है, तो सबसे पहले नगर निगम क्या कर रहा है? बच्चा तो बेचारा वहाँ जा रहा है, उसका वो तो कंप्लीटली इनोसेंट है, उसको पढ़ाई करनी है वहाँ पे। तो कोचिंग वालों की गलती क्या हो सकती है कि वो पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनका ध्यान नहीं रखा होगा। दूसरा चीज़ इसमें ये हो सकता है कि भाई जो दुर्घटना दिल्ली वाली थी वो इतनी दर्दनाक दुर्घटना थी कि हमें मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का। तो एक सीवरेज का पानी उसमें आता है, उसकी जांच भी काफ़ी हुई, तो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत सारे, उस पर सीबीआई जांच तक हुई है। लेकिन फिर मेरा कई बार आता है इसमें, रिलायंस फ्रेश का बेसमेंट जाके देखिए, उसमें इतने डिब्बे हैं जो आग पकड़ सकते हैं, और कोई उसमें, आप जयपुर में मैं कई जगह गए हूँ, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनके बेसमेंट में पानी आ सकता है कल को, या उनमें भी बहुत सारे लोग हैं। कोचिंग के ऊपर ही प्रश्न क्यों उठाया जाता है? जी। तो सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आपने बात की थी कि जिम्मेदार कौन है कोचिंग, तो मैं कहूँगा सब लोग जिम्मेदार है, स्टूडेंट नहीं है। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं है, जो कंपनियां या सरकारी संस्थाएं जो लाइसेंस देती हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड निर्धारित करती है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं। तो सब पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि जब कोई स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो क्या सर उसी दौरान उसको अपना प्लान बी साथ में कैरी करना चाहिए, लेके चलना चाहिए, या फिर प्लान बी रखने का मीनिंग कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट का तो नहीं है कि वो ये सोचे कि यार प्लान बी बनाने का संदर्भ भी ये जाता है कि मेरे सक्सेस होने के रेशियो कहीं ना कहीं कम है? या फिर आप बताएं सर इस पे थोड़ा। देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि कई बार क्या होता है, मेरे पास कई बच्चों के प्रश्न आते हैं। जैसे हाल ही में एक बच्ची ने मुझे मैसेज भेजा कि सर मैं 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स फेल कर चुकी हूँ। जी सर। और आरएस भी मैंने लिखा, फाइनल मुझे सक्सेस नहीं मिली, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं वीडियो का एग्ज़ाम दे दूँ, पटवारी का दे दूँ? सोसाइटी वाले वो 4 लोग भी अब कहने लग गए, पेरेंट्स का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे लेकर के डाबाडोल हो रहा है। जी सर। ऐसे में पहली चीज़ तो यह कि अगर आपने यूपीएससी का सोचा है, तो शुरुआत में मैं कहूँगा प्लान भी कुछ नहीं होता है, इसमें एक ही प्लान है, दैट इज़ यूपीएससी, फोकस ऑन यूपीएससी। हाँ, बात यह है कि 1000 जितनी पोस्ट हैं, 10 लाख बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, ये पेरेंट्स को भी समझना होगा। 10 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, मात्र 1000 जितनी सीटें आ रही हैं, तो आप सक्सेस रेशियो देख लीजिए, इसमें कितने बच्चे पास होंगे। अब ऐसे में क्या 1% भी रिजल्ट आ रहा है क्या सीट के अकॉर्डिंग देखें? तो बच्चों में थोड़ा आता है कि क्या मैं प्लान भी ले लूं, और वो कब आता है? जब वो 2-4 बार फेल हो जाता है, अटेम्प्ट कर चुका। अब मेरा ये कहना है इसमें हर बच्चे के लिए ये है कि तुम एक टारगेट तय कर लो कि मुझे कम से कम 4 अटेम्प्ट देने, 5 अटेम्प्ट देने, 5-6 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा। मैंने दिल्ली में देखा कि 30 साल, 35 साल, 37 साल तक बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। मैं उनको ये कहूँगा कि भाई अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। उस जवानी जिसमें तुम देश के लिए कुछ दे सकते हो, वो तुम्हारा युवावस्था यहाँ बर्बाद हो रही है। टारगेट लेके आइए कि 5 अटेम्प्ट दूंगा, फिर हुआ तो ठीक है, वरना ये ही नहीं है। पर पहले अपना प्लान भी नहीं, पहले प्लान ओनली वन, दैट इज यूपीएससी।
या फिर स्टेट पीसीएस। लेकिन तुम्हें 4-5 बार लगा कि नहीं हो रहा है तो जिद मत करो ना कि नहीं मैं तो आईएएस नहीं बना तो सब खत्म हो गया। बहुत कुछ है। और इवन पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए। यही कारण है कोटा में आत्महत्या करने का, कि उन बच्चों को थोपा जाता है पेरेंट्स के द्वारा। जब इवन वो ये सोच लेते हैं कि मेरे से तो नहीं निकलेगा, पेरेंट्स को बोलते हैं तो भी नहीं तू निकालेगा ही, तब प्लान भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी ये एक तरह से नशा मत बनाइए इसको कि हाँ मैं तो यूपीएससी, क्योंकि मैंने कहा 10 लाख में 1000 बच्चे निकल रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है सब पास होंगे ही। लेकिन तैयारी जब तक करो तब तक यूपीएससी है। और अगर नहीं हो रहा है तो जिंदगी पड़ी है, प्लान बी सी डी ये आप जितना बनाना उतना प्लान बनाइए आप। अच्छा सर, हाल ही में एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने देखा, मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रहा था सर आपके आने से पहले जस्ट, तो सर मैंने देखा कि एक स्टूडेंट, अच्छा बच्चा तो क्या ही बोले क्योंकि वो काफ़ी सीनियर हो गए हैं, उन्होंने सर अभी तक 73 अटेम्प्ट्स दिए हैं प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए और वो 47 साल के हो चुके हैं। मैं कहूँ तो सर उन्होंने अपनी लाइफ का 60 to 70% जो पार्ट था लाइफ का वो उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए ही अपना टाइम दे दिया। एक तरफ तो सर अपन बात करते हैं कि जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने की, जैसे जापान और चाइना जैसी कंट्रीज से compete करने की, और सर अपन यहाँ क्या ये सही स्ट्रेटजी है अपनी कि अपनी यूथ को एक राजकीय सेवाओं में आने के लिए ही अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर देना, ये कहाँ तक सही है सर आपके दृष्टिकोण के हिसाब से? आप जरा, आप शायद ये एक एमपी का केस है आई थिंक है ना, हालांकि मैं ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं पढ़ा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यार तुमने 47 की एज तो प्राप्त कर ली है, 60 में तुम रिटायर हो जाओगे। जी सर, ये कौन सा नशा है तुम्हारा? मतलब तुम क्या चाह के, एक तो ये कि हाँ मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ कि मैंने, जैसे आप देखते हैं 100 साल में पीएचडी की, तो चलो वो तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुम 73 टाइम अटेम्प्ट दे लिए, तो क्या तुम्हें एक गिल्ट फील नहीं होती कि मैं ये क्यों दे रहा हूँ? जी सर, मैं इसमें सीधा कहूँगा कि ये अच्छा नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ कि बीटेक किया हुआ कहाँ से, आईआईटी, एमटेक आईआईटी, और वो पिकेट छोड़ के आता है सेल भेल गेल या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, और वो किस में गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है। जी सर, कई बार तो मुझे तब भी ऐसा लगता है कि यार ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो उसके हिसाब से नज़रिया ठीक नहीं है। हालांकि उनका चलो व्यक्तिगत चॉइस है या क्या उनको अट्रैक्शन लगता है, वो इसको प्रीमियर सर्विसेज बोलते हैं कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर केस आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब उनका मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, जी सर, जी सर, मैं उनकी मेहनत को तो देखता हूँ कि हाँ उनका जो जुनून है, उनका मेहनत है, वो एक एग्जाम्पल है। जी सर, लेकिन कह रहा हूँ मत करो, बस बंद कर दो, दूसरा रास्ता अपनाओ। तुमने कहा कि 60% जिंदगी तो इधर लगा दी, तो बचा 40%। मैं कहूँगा चलो यार तुम 100 साल जी लो तो 50-50% हो जाए, लेकिन ये उचित नहीं है। मेरा मानना है, मैं इसमें फिर कह रहा हूँ कि जैसे यूपीएससी के अंदर 6 अटेम्प्ट है जनरल के लिए, 9 अटेम्प्ट ओबीसी के लिए, और 37 की एज तक आप SC/ST वर्ग के जो हमारे भाई बंधु हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी सर, तो ये क्यों किया है कि 6 अटेम्प्ट दे लो भाई, तुम 21 से दे रहे हो, 6 अटेम्प्ट दे के फिर दूसरा रास्ता देख लो। जी सर, ओबीसी में है 9 अटेम्प्ट दे के तुम दूसरा रास्ता देख लो। जी सर, 47 की एज तक आप दे रहे हैं। हाँ, जैसे कई केसेज आते हैं, एक राजस्थान में अभी मैंने इंटरव्यू लिया था, तो 52 ईयर एज की एक महिला है, गायत्री शर्मा जी हैं वो। उनसे मैं प्रभावित इसलिए हुआ कि वो इस एज के अंदर अब आके उन्होंने किया, क्योंकि उनका कैटेगरी का भी है, तो उनका अटेम्प्ट है वो, और उन्होंने बहुत कुछ किया जीवन में, अब जा कर के करिए। तो वो चलो एक पहला अटेम्प्ट है उनका, दूसरा अटेम्प्ट है, ये तो ठीक है। जी सर, लेकिन आप लगातार दे रहे हैं 73 टाइम, 73 टाइम, और फिर भी आपका पास नहीं हुआ, तो आपको खुद के ऊपर भी सोचना चाहिए, अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आपको बंद करना चाहिए। दूसरा कोई काम कर लो, प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, और आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, इससे प्रभावित तो कोई नहीं होगा। हाँ, अगर तुम पास हो गए तो ये जरूर लोग कहेंगे देखो 73 टाइम फेल हुआ फिर भी हारा नहीं, पर मैं कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए।
अच्छा सर, सोशल मीडिया पे इन्हीं सब चीज़ों को अलग तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि देखो ये जो है स्टूडेंट है ये अभी भी हार नहीं मान रहे, या फिर अपने लक्ष्य को लेके अपने टारगेट को लेकर ये कितने सीरियस हैं। तो क्या सर ये सब चीज़ें जो और स्टूडेंट्स जो छात्र हैं जो फ्रेशर हैं जो अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, क्या ये इन पे भी दुष्प्रभाव? देखो इसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। फिर मैं वही कहूंगा कि हाँ अगर कोई 73 टाइम होगा तो जैसे वो बल्ब बनाने वाले एडिसन सर हैं कि उनसे पूछा तो आज भी उनका एग्जाम्पल पॉजिटिव तरीके से देते हैं। वो अच्छा है, उन्होंने आविष्कार किया है, उन्होंने रिसर्च किया और वो ये बताया कि इतने टाइप से मैं बता सकता हूँ कि बल्ब नहीं बनेगा। जी सर, तो वो तो एक अच्छा है, उन्होंने रिसर्च किया। पर कोई ये बता सकते हैं क्या कि मैं 73 टाइप से फेल हुआ? जी सर। तो आप फिर सक्सेस वाला कौन सा है? तो इस दृष्टिकोण से तो मैं इसको उचित नहीं मानता। दूसरा था कि रील्स वायरल हो रही है कि हार नहीं मानी और मेहनत करता गया, जिद्द थी उसकी, जुनून था उसका। यहाँ पे मैं कहूँगा कि उचित नहीं है ये। एक और मैं आपको बताता हूँ, रील्स से मुझे याद आया, अभी एक चल रहा था कि इन्होंने बिना कोचिंग के तैयारी की। उनका ये स्टेटमेंट था कि मैं 5-6 घंटे साल भर तैयारी की और 1 साल में मैंने अपना तैयार कर लिया और मैं आईएएस में चयनित हो गया। तो एक बहुत बड़े सीनियर आईएएस ने उन पे कमेंट किया कि आपका ये रील वायरल होगा, इससे कई बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। कैसे? क्योंकि ये जो व्यक्ति इस तरह के बोलते हैं ना कि मैंने 6 घंटे की तैयारी करके 1 साल में आईएएस निकाल दिया, तो बिरला हो सकता है कोई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे होंगे, हो सकता है वो महान व्यक्ति हो। जी सर। एक बार विवेकानंद जी बुक पढ़ लेते थे, पन्ने पे पूछ लो इस पे क्या लिखा हुआ है, तो वैसे हर कोई व्यक्ति नहीं है। जी सर, जी। अब ये जब मीडिया में आता है या ये चीज़ें रील्स में वायरल होती हैं तो जो आम बच्चे हैं जिनमें इतना कैलिबर नहीं है वो भी देखते हैं यार ये 6 घंटे पढ़ के तैयार हो गए तो मैं 7-8 पढ़ लेता हूँ, ये 1 साल में हुआ मैं 2 साल में कर लेता हूँ। फिर उनको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि ये लाखों बच्चे इसमें आते हैं फेल होने के लिए और इसके कारण फिर उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो मैं उन ऐसे एस्पिरेंट से फिर कहूँगा कि मत कीजिए ऐसा केवल अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए। आप देखिए अधिकांश बच्चे जो मैगजीन्स आते हैं, इंटरव्यू आते हैं, रील्स वायरल होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई की, मैंने ये किया वो किया, क्योंकि वो सक्सेस हो गया इसलिए उसकी बात को सब सत्य मानते हैं, पेरेंट्स भी मानते हैं देखिए ये कह रहा है ऐसा, लेकिन वो अपनी वो चीज़ें नहीं बताएगा कि उसने कितने टेस्ट लिखे हैं, किस किस कोचिंग में गया है, किस किस के नोट्स पढ़े हैं, कितने घंटे वो मेहनत करता था। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब बताओ कि मैंने इस कोचिंग से पढ़ा, मैंने ये सोर्स से पढ़ा। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता यूपीएससी के 6 घंटे में साल भर में कोई कर ले तो ये फेल क्यों हो रहे? और फिर तो हर कोई बन जाता, हर कोई तैयारी करता। तो हर एक बच्चे का मानसिक स्थिति होती है, उसकी रुचि भी नहीं हो फिर भी वो डाइवर्ट हो जाता है ऐसे स्टेटमेंट्स के कारण। तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, केवल अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए। मैं आजकल और देखता हूँ रील्स के ऊपर कि जब ये इंस्टा का जो यूनिवर्सिटी आजकल इसमें कैसी रील्स आती है कि एक अधिकारी है, कोई एसडीएम है, कोई एसपी है, वो कैसे बैठेगा, स्लो मोशन में उसको दिखाएंगे, 4 लोग उसके आगे पीछे चल रहे हैं, उसका रुतबा दिखा रहे हैं, 2 अच्छे सिंगम टाइप के गाने चला देंगे, उसकी पर्सनल लाइफ को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये भी बहुत गलत है। ये एक तो ये कि जो प्रशासन में अनामता का सिद्धांत होता है उसके खिलाफ मानता हूँ मैं उसको, गोपनीयता नहीं होती है। तीसरी चीज़ क्या है कि इससे ये जो एक सिंगम टाइप की इनकी या ओरा इस तरह से दिखाया जाता है वो एक्चुअल में है नहीं ऐसा। जी सर। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये मीडिया, सोशल मीडिया, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, पर ये गलत है इस तरह से करना कि इस तरह की रील्स जो वायरल हो रही है अपने आप को ग्लोरीफाई करना और वही 2 दिन बाद पता चल रहा है कि रिश्वतखोरी में जेल में बैठा हुआ है। जी सर। तो ये इस तरह के तो नहीं होने चाहिए। ठीक है जी सर। अच्छा सर, आप जरा इस बात पे भी प्रकाश डालिएगा, जिस प्रकार के ट्रेंड्स आजकल फॉलो हो रहे हैं कि यूपीएससी में वो बच्चे भी आ रहे हैं जो समाज, घर परिवार या देश के संसाधनों का यूज़ करके कोई बंदा या छात्र आईआईटी में जाता है, तो कोई एम्स में जाता है, तो कोई कहीं से हायर स्टडीज़ में एमबीए, पीएचडी जैसी डिग्री करता है और उसके बाद में वो अच्छे खासे पे स्केल पे एमएनसीज में काम भी करता है, फिर वहाँ से क्विट करके वो यूपीएससी की ओर शिफ्ट करता है। तो क्या सर आपके दृष्टिकोण के हिसाब से ये कहाँ तक सही है, और सही है तो क्यों है?
आप जरा इस बात पे हमें विस्तार से समझाएं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उनका मन ही नहीं था या फिर उनको उस क्षेत्र में कंटिन्यू ही नहीं करना था, तो शायद उनको कहीं ना कहीं वो सीट खराब नहीं करनी चाहिए थी, उनकी वजह से हो सकता है किसी छात्र ने अपनी जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ कर लिया हो। तो सर जरा बताया। देखो लक्की जी, ऐसा है कि पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यूपीएससी की जो क्वालिफिकेशन है जी, उसमें दो चीज़ें हैं। एक उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि बीए, बीएससी, यानी मतलब आप ये ले लो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री। बीटेक भी उसके बराबर है। फिर आप एमबीए कर लो, कुछ भी कर लो, वो अलग बात है। जी सर। अब आपके प्रश्न यहाँ पे दो तरह के हैं। क्या एक डॉक्टर जो एम्स से पढ़ा है या एक आईआईटीएन जो मान लीजिए आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे इनसे पढ़ा हुआ बहुत अच्छे पे स्केल पे है, अच्छा है, वो इधर आ रहा है क्या? तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जी, ठीक है, बहुत कम है, ऐसे सब नहीं आते हैं जी, जी, या उनका प्लेसमेंट उधर बेहतर नहीं हुआ होगा या कुछ का मान लो प्लेसमेंट करोड़ों रुपए का फिर भी आए, इससे बहुत एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जी, जी। अब यहाँ दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये कि भाई आपने आईआईटी की तैयारी के लिए इतना समय लगाया, इतना घर वालों का पैसा आपका लगा, इतना देश के रिसोर्स आपने यूज किए, फिर आप इधर आए, तो उनका पक्ष ये कि आगे जाके भी तो वो देश के लिए ही काम करेंगे। आईआईटीएन है तो उसका ब्रेन कितना अच्छा होगा, वो एमबीबीएस है तो कितना ब्रेन होगा उसमें, वो टैलेंट था तब वहाँ पहुँचा है। जी, जी, तो वो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग आ रहा है तो पॉजिटिव तो आता है इससे। जी सर। ऐसा नहीं है कि उनका, जैसे आप समित शर्मा जी को देखिए, बहुत उनका जेनरिक मेडिसिन में जो कंट्रीब्यूशन है, तो एक डॉक्टर हैं और बहुत बड़ा उन्होंने सुधार किया। फिर आप गौरव अग्रवाल जी हैं, वो 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के आए थे, ठीक है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल भरे हुए हैं। कनिष्क कटारिया जी हैं, ये भी टॉपर रहे हुए हैं और इनका भी आईआईटी से बाद में इधर आए। तो बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जो आईआईटी से एमबीबीएस को इधर आया। तो इनका अगर मान लीजिए हम कंट्रीब्यूशन देखें सोसाइटी में, आईएएस बनने के बाद, कोई एसपी बनने के बाद, या कोई मान लो आरएस अधिकारी बना है, तो ये टेक्नोक्रेट्स हैं, ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो इस फील्ड के अंदर भी इनका बहुत बड़ा दायरा है, ठीक है। जहाँ भी जाएंगे बहुत सुधार करते हैं, ई गवर्नेंस लाते हैं अपने फील्ड में। मान लीजिए जैसे समित शर्मा सर का मैंने एग्जांपल दिया, तो एक डॉक्टर बेहतर तरीके से समझ सकता है कि भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाए, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जी सर। तो उन्होंने बढ़िया काम किया। राजस्थान में आज पूरे दुनिया में इस मॉडल को फॉलो किया जाता है, जेनरिक मेडिसिन वाला। जी सर, जी सर। इसी तरह अन्य जितने आईआईटीएन हैं, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, तब तो ठीक है। जी, जी। लेकिन अगर आईआईटी करने के बाद हर बच्चा आरएस की एग्जाम दे रहा है, कोई यूपीपीएससी की दे रहा है या कोई आईएएस की दे रहा है, मैं मानता हूँ ये रिसोर्स का मिसयूज है। जी सर। भाई आप इतने आपने कोटा में रह के तनाव झेल के तैयारी की, क्यों? एक ड्रीम था आईआईटी बन के इस देश के इंफ्रा डेवलपमेंट में, इस देश को महान देश बनाने के लिए आप जो वहाँ योगदान अपनी फील्ड में दे सकते हैं, वो इधर तो कोई बीए वाला भी दे देगा। आईएएस बनने के बाद उसको वो जर्नलिस्ट है एक तरह से। जी सर। अब बात ये है कि भाई मेरी इच्छा में क्या बनूंगा, आप कौन होते हैं मुझे, मैंने आईआईटी की है, तो आप बोल रहे हैं कि भाई ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आईआईटी इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। तो मैं क्या बनूंगा? संविधान मुझे अधिकार देता है और आर्टिकल 16 तो साफ कह रहा है ना कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव नहीं कर सकता है, तो आप मुझे रोक नहीं सकते। तो ये मेरी चॉइस है, मैं क्या बनूंगा। हाँ, अब आपका दूसरा पहलू कि भाई उससे संसाधनों का मिसयूज हुआ है। जी सर, जी। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं कई बार बच्चों से, मैं खुद इंटरव्यू में पूछता हूँ कि अभी भी बहुत सारे आईआईटी, बीटेक, एमटेक है, तो उनको कहता हूँ कि तुमने आईआईटी का दुरुपयोग किया एक तरह से संसाधनों का, तो उनका यही कहना है कि सर मैं इधर जाके भी तो वही काम कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है। और आजकल तो देखो गवर्नमेंट भी बिजनेस ही कर रही है ना, वो हर तरह की गवर्नमेंट कंपनी है, वो एक तरह का बिजनेस ही है। चाहे वो एसएमएस देख लीजिए, वो एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल, उनमें बेहतर कर सकते हो, बीडब्ल्यूडी में आप बेहतर कर सकते हो। जी सर, जी सर। तो ये दोनों पहलू हैं। अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं, गलत है, नहीं आना चाहिए। कुछ आ रहे हैं तो आना चाहिए, उससे हमें विशेषज्ञता मिल जाती है, चीज़ें गवर्नमेंट को बनाना आसान होता है। आजकल तो आप देखो कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो कितना रेलवे में उन्होंने सुधार किया है, तो वो कितने बेहतर रेल मंत्री साबित हुए हैं। हरदीप पुरी सर को देख लीजिए, एस जयशंकर जी इसका कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि वो विदेश सचिव रहे और आज विदेश मंत्री बने। जी सर। तो उनकी एक्सपर्टी थी उस फील्ड की, इसलिए वो अच्छे पॉलिटिशियन साबित हो पाए। बेबाक राय रखते हैं दुनिया भर में।
ठीक वैसे ही अगर कोई आईआईटी का कोई एमबीए किया हुआ या कोई एम्स का डॉक्टर है, वो अगर प्रशासन में आ रहा है कुछ तो बेहतर करेगा, लेकिन सब आ रहे तो मैं मानता हूँ ये गलत है, ये संसाधनों का दुरुपयोग ही होगा और हम जो अच्छे टेक्नोक्रेट अच्छे डॉक्टर हैं उनको खो देंगे। जी सर। सर जैसे कि आज के आधुनिक प्रौद्योगिक युग के अंदर जैसे देखा जा रहा है कि जो लाइब्रेरी की डेफिनेशन जो थी, परिभाषा जो थी, हाँ, वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। आजकल वर्चुअल टीचर्स का, वर्चुअल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण हो रहा है और साथ ही में जो रेफरेंसेस बुक हुआ करती थी, जो उनसे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो है कनेक्टिविटी हटती जा रही है। तो सर आप इस चीज़ को किस वे में देखते हैं कि ये जो आधुनिक युग में जो प्रौद्योगिक युग है, इसमें ये जो चेंजेज आए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है लाइब्रेरी का, आप इसको किस वे में लेते हैं सर? देखो हमारे देश के लिए कहा जाता था यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी हस्ती हमारी। जी भारत के अंदर क्या रहा कि परिस्थिति के अनुसार हम चेंज होते हैं और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को चेंज कर ले। जी सर। ये मैंने क्यों कहा, आपने तो लाइब्रेरी पे पूछा था, मैं तो संदर्भ से ही अलग लेके आपको अब मैं जोड़ता हूँ इस बात को। बात ये है कि पहले लाइब्रेरी जो होती थी उसमें अखबार आते थे, बुक्स होती थी, ठीक है, कुछ रेफरेंस बुक भी रखी जाती थी। आजकल सब डिजिटल ही है, ये एआई का ज़माना है। इसमें जो व्यक्ति एआई को साथ में लेकर के अगर लाइब्रेरी के अंदर, मैं देखता हूँ कई बच्चे ऐसे कान में वो हेडफोन लगा के सामने उनका टैबलेट रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, तो हमें लग रहा है शायद गाना देख रहा होगा, फिल्में देख रहा होगा। एक ट्रेडिशनल सोच वाला व्यक्ति यही रखेगा। जी सर, जी सर। लेकिन वो उस समय हो सकता है कि उसकी क्लास चल रही हो सकता है कि वो आजकल ऑडियो बुक्स आती है कि आपको पढ़ने की जरूरी नहीं है, कान पे लगा लो, आंखें बंद करके सुनो आराम से। तो वो लाइब्रेरी जो है वो हमें, लाइब्रेरी मतलब कि एक प्लेस है जहाँ पे आप शांति से अपनी बिना डिस्टरबेंस के पढ़ सकते हैं। तरीका बदल गया, लाइब्रेरी आज भी वही है। आज भी लाइब्रेरी में आपको न्यूज़पेपर भी ट्रेडिशनल वाले मिलेंगे, आज भी बुक्स रेफरेंस वाले भी मिलेंगे, लेकिन बात यह कि अब संसाधन इतने ज़्यादा हो चुके हैं हमारे युवाओं के पास की उनका टैबलेट है, मोबाइल है, उसमें सारी लाइब्रेरी की रेफरेंस बुक है। संविधान ले लो, कोई भी बुक लेना है, सब आजकल ई बुक्स आती है। तो बस ये है कि तरीका बदल गया है, लाइब्रेरी आज भी वही है। इवन लाइब्रेरी आजकल आपको ज़्यादा मिलेंगी जगह जगह। जी सर, जी सर। ये है। अच्छा, बेसिकली सर आप एक एडेप्टिबिलिटी को समझा पा रहे हैं कि एडेप्टिबिलिटी बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। चेंज होता हुआ, सिनेरियो बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम बदल जाओ। वरना देखो बात ये है कि अगर कहते हैं ना देश वक्त काल के अनुसार बदल जाओ। जी सर। तो जरूरत है आज, अगर तुम आज भी वही ट्रेडिशनल लाइब्रेरी वाले रहे तो पिछड़ जाओगे। जी सर। ये एआई का जमाना है, अपडेटेड रहना। तो फ्रांस में गए थे मोदी जी, बोले भारत से अध्यक्ष था उसमें कि एआई जो है उसका जमाना है। तो एआई अगर तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो लाइब्रेरी को भी, तो आजकल तो वाईफाई लिखा रहता है जी सर कि हर लाइब्रेरी में 24 घंटे वाईफाई फ्री। क्यों है वो? क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आप लाइब्रेरी में पढ़ो। जी सर, ठीक है, ये मतलब है उसका। अच्छा सर, आजकल देखा जाता है कि कोचिंग जो शब्द है उसका पर्यायवाची ही बिल्कुल चेंज हो गया है कि जैसे आजकल इनको टॉपर्स फैक्ट्री या फिर रैंकिंग फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और सर कभी कभार ये भी सुनने को मिलता है कि जो कोचिंग संस्थान जो है वो टॉपर्स के फेसेस को खरीदते हैं। तो ये वास्तविकता के कितने नज़दीक तक है सर, जरा आप हमें। मैं रवि जी आपका व्यंग्य समझ गया हूँ, चूँकि अभी रिजल्ट आया है बहुत सारे। जी जी जी। देखिए ऐसा होता है कि कोचिंग एक ऐसी संस्थान होती है जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्रशअप करके, बहुत ज़्यादा उनको पढ़ा के, मेहनत करके टॉप बनाए जाते हैं। जी। तो इससे कोई दो राय नहीं है कि कोचिंग एक तरह की टॉपर्स फैक्ट्री है। जी सर। हाँ, इसको ग्लोरीफाई किया कॉमर्शियलाइजेशन ने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दिखाओगे कि मेरे यहाँ इतने रिजल्ट आए, इतने आए, पेरेंट्स देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो वो भी जाएंगे कि अगर इसमें हम चले गए तो हम भी टॉपर बन जाएंगे। जी जी। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि क्या टॉपर्स के ये खरीदे बेचे जाते हैं क्या? इस मुद्दे पे मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। सामान्यतः ये जो नीट वगैरह हो गया और जो जेई वगैरह की कोचिंग हो गई, इनमें तो ये बहुत कम पॉसिबल होता है। जी। इसमें रीजन ये होता है कि ये 10वीं 12वीं वाले बच्चे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इधर उधर कोचिंग में नहीं जाते हैं, एक आधी कोचिंग से करते हैं। कई बार इनमें भी आता है कि एक ही फेस 2 कोचिंग पे आ जाता है। जी जी। उसका रीजन ये हो सकता है कि एक बच्चे ने एक जगह एडमिशन लिया, फिर दोबारा कहीं और एडमिशन ले लिया। कई बार बिक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, पैसे दिए जाते हैं। जो टॉपर होता है उसकी फ़ोटो छापने के करोड़ों रुपये दिए जाते हैं बड़ी कोचिंग्स के द्वारा।
दूसरा, जैसे सिविल सर्विसेज वाली जो कोचिंग होती, इनमें आप देखोगे रिपीटेडली कि एक टॉपर उसकी 50 कोचिंग वालों ने फोटो छाप रखी है, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन भी अभी दी है कि ये गलत है। जी सर। लेकिन उसका वास्तविक कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें प्रीलिम्स हो रहा है, जी सर। फिर प्रीलिम्स में जीएस है, सी सेट है, जी जी। मेंस की एग्जाम है उसमें एसए है, जीएस के 4 पेपर हैं, एसए के अलावा फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जी सर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश है, बहुत सारा ब्रॉड एरिया उसका। जी जी सर। आपने हो सकता है जीएस कहीं से पढ़ा, सी सेट कहीं से पढ़ा, सी सेट में भी किसी से रीजनिंग पढ़ा, किसी से मैथ पढ़ा, किसी से मान लो कॉम्प्रिहेंशन देखा आपने। इसी तरह मेंस में ऐसे कहीं से किया, जीके जीएस वो कहीं से पढ़ा, ऑप्शनल कितनी जगह से आपने पढ़ लिया। फिर बारी आती है टेस्ट की। बच्चा टेस्ट आपको भी दिया, इस कोचिंग में भी गया, दूसरी में भी गया, और जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो बच्चा हर जगह जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा उसके मॉक इंटरव्यू होंगे उतना उसमें नॉलेज उसका इन्हांस होगा। जी सर। तो बात यह है कि वो बच्चा सच में जा तो रहा है ना। और जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं, आपने एडमिशन फॉर्म भरा, उस पर साफ साफ लिखा है कि भाई अगर तुम्हारा चयन हुआ तो तुम्हारा फोटो लगाएंगे, हम एडवर्टीजमेंट में यूज करेंगे, ये तो है। बहुत से जो फर्स्ट रैंकर्स होते हैं, तो कई बार मेरा ये, हालांकि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर वास्तविकता और डार्क साइड ये है, पैसे भी दिए जाते हैं और बच्चे यहीं से रिश्वत लेना सीखते हैं। जी जी। ये वास्तविकता है कि जो सीधा अपने गुरु या कोचिंग के प्रति एकदम है कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, मैंने इन्हीं टीचर से पढ़ा, वो तो कहीं जाएगा नहीं। जी सर। मैंने बहुत से बच्चे ये भी देखे हैं कि नहीं हमारी फोटो मत लगाना। जी सर। तो उनसे कई बार मैंने बात की कि यार आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आपने ये लिखा है कि नहीं सर हमारी फोटो मत लगाना। लेकिन बाद में कई उन्हीं बच्चों की फोटो आप देखते हैं कि इस कोचिंग का लग गया, इस कोचिंग का लग गया, जहाँ शायद वो नहीं गया हम जानते हैं। जी सर। तो हो सकता है कि कुछ पैसा लेकर के वो एक तरह से बिक जाता है बच्चा भी, और कोचिंग वाले होते हैं कि भाई उनको रिजल्ट चाहिए। जी सर। तो ये है, लेकिन इसमें फिर भी मैं कहूँगा कि बच्चा किसी न किसी कोचिंग के अंदर किसी न किसी कोर्स से जुड़ा होता है, इसलिए 50 कोचिंगों में उसकी फोटो आती है। पर वास्तव में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस कोचिंग का है वो हमें इस कारण पता नहीं चल पाता, और बाद में जो बच्चे पढ़ना उसकी फोटो देख के लिए एडमिशन ले रहे हैं, जी सर, उनके लिए वो गलत साबित होता है। तो इसीलिए माननीय कोर्ट ने भी ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अभी, लेकिन फिर भी उसको लागू कर पाना वास्तविकता में इतना फिजिबल क्यों नहीं है। तो मैंने आपको बताया, टेस्ट कहीं दिया, जी सर, जी सर, इंटरव्यू 10 जगह दिया, जी सर, सब्जेक्ट एक आपने इनसे पढ़ा, तो आप हर जगह आपको भाई अधिकार है। ये कारण है उसका। अच्छा सर, आपने बातों ही बातों में ये भी एलोबरेट किया कि बच्चा यहीं से रिश्वत लेना सीखता है, तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट पदाधिकारी का निर्माण भी या फॉर्मेशन भी यहीं से देखो, हालांकि मैं अपने शब्दों में थोड़ा सुधार कर सकता हूं क्योंकि मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, नहीं तो मेरी कलीग जो है वो कल मुझे कहेंगे कि आपने तो कोचिंग वालों की धज्जियां उड़ा दी। ये वास्तविकता तो है, लेकिन मैं इसको ये कहूंगा भ्रष्टाचार तो नहीं कह सकते, पारितोषिक है। देखो बात यह है कि दिल्ली में जब तुम तैयारी करने जाते हो 3-4 साल रहे तो तुम्हारे 15-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जी सर। वहाँ रहना इतना महंगा है, 15-20 हजार रुपए फ्लैट किराया, 5-7 हजार है फूडिंग का, कोचिंग 2-2 लाख रुपया आजकल हो गया बड़े कॉर्पोरेट। एक साल का खर्चा मिनिमम 6-7 लाख रुपया बच्चे का आता है दिल्ली के करोल बाग, राजेंद्र नगर, या इवन जयपुर में देख लो, इंदौर या इलाहाबाद देख लो, बड़े शहरों में। अब उस बच्चे ने 5 साल तैयारी की तो वास्तव में पेरेंट्स से इतना पैसा उसका खर्च हो जाता है। जी सर। अब कोचिंग वाला उसको दे रहा है कि भाई तुम्हारा फोटो छाप रहे हैं, या वो खुद से दे रहा है, कोई मोबाइल दे दिया, कोई पैसा दे दिया, ठीक है, कई तरीके होते हैं। तो उस बच्चे के लिए तो क्या हो गया, पारितोषिक हो गया कि यार मुझे फोकट में नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं पास हुआ हूं, इसको मेरी जरूरत है इसलिए मुझे ये पैसा दे रहा है, तो ये रिश्वत नहीं है। जी सर। एथिकली ठीक नहीं है ये ना। कोचिंग वाला जो दे रहा है वो तो ब्राइब दे रहा है, जी सर, वो पारितोषिक के नाम पे ब्राइब दे रहा है सीधा सीधा, लेकिन उस बच्चे के लिए भी एथिकली ये ठीक नहीं है। बात समझ रहे हैं? जी सर। फिर बात ये है कि भाई वो बच्चा जो है ना, अभी उसका इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग होने में टाइम लगेगा, तब तक वो बेरोजगार है। जी सर। और उसका खर्चा इतना ज्यादा हो चुका है, वो ले लेता है उसमें। तो इसको अब बात यह कि गलत है सही है, मैं आप पे छोड़ देता हूँ इसको। अच्छा सर, अब आप हमें ये बताएं कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से सुना भी है और ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उस एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही मार्केट में नई बुक्स आती है अच्छे ग्राफिक्स के साथ में, और उनको इस तरीके से उनकी मार्केटिंग करी जाती है, इस तरीके से प्लेस्ड किया जाता है कि
वो सारे क्वेश्चंस इसी गाइड में से आए हैं, और उन क्वेश्चंस को जो पेपर में पूछे गए उनको अलग से हाईलाइट करके बुक्स बना के उन बुक्स में ऐड किया जाता है। तो सर आपकी क्या राय है इसमें, मतलब आप जरा बताएं ये क्या है, ये क्या मार्केटिंग में नया कुछ? देखिए सीधा सा फंडा है, ऑथेंटिक बुक पढ़ो। जी सर। मार्केट के अंदर 50 तरह की बुक्स आती हैं, जी सर। कट पेस्ट होता है सब में। जी सर। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मेरे पास इस पब्लिकेशन की ये गाइड बुक थी, जी सर। एग्जाम के पहले वाला एडिशन था, उसमें क्वेश्चन नहीं था, और उसके 10 दिन बाद मार्केट में आ गया और वही क्वेश्चन इस तरह से दिखा दिया कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और उसकी खूब ब्रांडिंग होती है। जी सर। जी सर। बात ये तो मार्केटिंग है। जी सर। हर कोई अपना बिजनेस चला रहा है। जी सर। जी सर। तो मेरा ये सजेशन है उन लोगों से, बच्चों से विशेष करके, कि जैसे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। जी सर। आरएस दे रहे हैं तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स देखिए, गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं आप पूरी एनसीईआरटी की बुक्स देख लो, एज इट इज लाइन आती है उसमें। जी सर। और गाइड्स वगैरह ये क्या मैक्सिमम क्या करते हैं, कट पेस्ट करके इधर डाल देते हैं, या जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उनके नोट्स, एक कोचिंग के नोट्स को आप 10 बार पढ़ लीजिए, बजाय कि आप मार्केट की जो बाजारू पुस्तकें हैं, जी सर, जो अच्छे कलर में आ रही हैं या जिसका कोई लेवल नहीं है। जी सर। आप मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी की एक कोई बुक आप पढ़ो, उसी बुक को 10 बार पढ़िए, बजाय कि 10 बुक आप एक एक बार पढ़ें। तो 10 बुक को आप याद नहीं कर सकते हैं, कंफ्लिक्ट भी होता है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। और ये क्या होता है कि भाई बच्चे तो अब समझते नहीं है, गांव के बच्चे, उनको क्या लगता है इस पुस्तक के अंदर ही सब पूछा गया है। जी सर। जी सर। तो आपको ये देखना है कि क्या ये पुस्तक जो है इसके अंदर ये जो क्वेश्चन आज आपको दिखाया जा रहा है कि ये इस बार एग्जाम में पूछा, जी सर, वो भगवान तो नहीं था कि एज इट इज इस तरह से क्वेश्चन छाप सकता है। मान लो कुछ सहयोग हो सकता है, एज इट इज लैंग्वेज आ जाए, तो वो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट उस बुक के अंदर किया गया है। इसका तो मैं आपको बताऊंगा, इस बार यूपीएससी का जब पेपर एनालिसिस चल रहा था, उस पेपर एनालिसिस के बाद में कई बड़े टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने ये बताया था, हमने ये बताया। नीचे कमेंट्स में बच्चे डाल रहे थे, सर एग्जाम के पहले काश आप ये पढ़ा देते, आज इसको समझाने से हमें क्या फायदा है। सही है। और टीचर्स भी क्या करते हैं कि बुक्स के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालते हैं कि देखो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हमारे नोट से ये आ रहा है। जी सर। अरे तो भले आदमी ये बता, क्या अगली बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा क्या? नहीं होगा। तो बच्चों को आप जब टीचर पढ़ाए भी तो जिससे पढ़ रहे हैं आप उस पे फेथ रखो। जी सर। उनकी जो बुक्स है उस पे फेथ रखिए, या फिर ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की बुक है, एनसीईआरटी की बुक आ रही है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आ रही है, या जो बढ़िया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह की ऑथेंटिक बुक है उनको पढ़िए। गाइड हर अच्छी नहीं होती है, बहुत तरह की कचरा पुस्तक भी आती है जिसके अंदर 50 तरह की ग्रामेटिकल एरर होंगी, 50 तरह की वो एक तरह से गूगल से उठा के कट पेस्ट कर देते हैं। तो उनको ना तो प्रूफ रीडिंग होती है, ना उसके जो डेटा वो डाल रहे हैं उनका भी कोई जानकारी सही से नहीं है। फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली, या जो आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं उनकी रेफरेंस बुक जो आपको टीचर्स ने बताई उनको फॉलो कीजिए, मार्केट की कलरफुल पे मत जाइए। ये मेरा कहना है इस पे। अच्छा सर, जैसे हाल ही में एक दो केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, एक दो क्या सर, ये तो अब आम बात सी हो गई है कि आरपीएससी का पेपर लीक होना ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, और सर इसमें बड़े बड़े माफियाओं का भी नाम आता है, और साथ ही में XY पार्टीज़ के जो अभी चल ही रहा है राजस्थान जी के सर अंदर। जी सर, वही जानना चाह रहा हूँ सर, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखो आरपीएससी के लिए बच्चे आजकल बोलते हैं रद्दी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है, ये रद्दी पब्लिक सर्विस कमीशन। यस, ये बच्चों के स्टेटमेंट है। तो मैं आरपीएससी को कहना चाहूंगा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी सर। संवैधानिक संस्था है, इतना बड़ा आपका स्टेटस है संविधान के अंदर, आपको इतनी बड़ी वैकेंसीज के भर्ती के लिए बनाया गया है। पहले तो आपने जो अपनी प्रतिष्ठा खोई है उसको वापस लाइए। कैसे लाओगे? कभी एसआई भर्ती का पेपर आउट है, इवन आप उसमें देख लीजिए कटारा जेल में है, ठीक है, और बहुत सारे उसके मेंबर्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं। इवन एक चेयरमैन ऐसे भी रहे हैं जो अपनी बेटी के ही लिए आरजेएस का पेपर निकाल के ला देते हैं। कहाँ ट्रस्ट रहेगा? तो पहली चीज ये है कि ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें पारदर्शिता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जी सर। आज मैं आपको एसआई का बता रहा हूँ। जी सर। तलवार लटकी हुई है माननीय हाईकोर्ट की कि आप बताओ गवर्नमेंट को कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, रद्द कर रहे हैं या इसको रख रहे हैं, बताओ तो सही। अब मेरा उनसे ये पूछना है, अगर इसको रद्द किया जा रहा है तो वे बच्चे जो वास्तव में ईमानदारी से पढ़े हैं उनके साथ तो अन्याय होगा। यदि इसको रद्द नहीं किया जाता है
तो जो अनैतिक तरीके से इसमें आए हैं, रिश्वत दे के, पेपर सर। आउट करा के जी सर। वो जा रहे हैं, तो जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे, वो कैसे निकल पाएंगे? जी उनका सर। तो एक तरीके से बहुत अन्याय हो जाएगा। वेल सेड सर। मैं अभी इंटरव्यू ले रहा था तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर आरपीएससी के अंदर, आरएस के अंदर भी, जैसे हमारे जो माननीय कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी, उन्होंने आरोप लगाया कि 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। ठीक है, तो और बेनीवाल जी का आप देख लीजिए, जी सर। वो आंदोलन कर ही रहे हैं और जी गलत सर। नहीं है, वो जानते हैं। हमारे सचिन पायलट जी हैं, उन्होंने तो भंग करने की डिमांड कर दी थी। जी सर। और यही जो बीजेपी सरकार अभी है, इन्होंने भी कहा, जब ये विपक्ष में थे तो काफी विरोध चल रहा था जी इसका। जी जी। अब मेरा यहाँ पे ये कहना कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये भी सत्य हम जानते हैं कि इसमें करप्शन है, जी सर। क्योंकि इसके सदस्य जेल में हैं। पेपर आउट हुआ, उसका सारा उन्होंने बताया कि किस तरह से आउट हुआ, कैसे कैसे पेपर लीक कराते हैं। अब इसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाना होगा, ये टाइम आ चुका है, इनफ हो गया। अब अगर इसमें ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कहता हूं कि फिर बच्चे जो वास्तव में गरीब हैं वो तो बेचारे पहुंच ही नहीं पाएंगे। जी सर। पैसा देके पेपर आ रहा है, उस पेपर में आप वो बच्चे निकल रहे हैं जो अयोग्य हैं। जी सर। तो यहाँ 1 करोड़ रुपया रिश्वत दे रहा है, तो 1 करोड़ रुपया वापस भी तो लाएगा ना। जी सर, तो जी खुद सर। भी करप्ट अधिकारी बनेगा। तो बात ऐसा है कि आरपीएससी को सही तरीके से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरी है। इसके मेंबर्स जो होते हैं उनमें यूपीएससी की तरह योग्य व्यक्ति आने चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं आने जी चाहिए, सर। अधिकारियों की बीवियां नहीं आनी चाहिए, या फिर जिनका जेक चेक है वो नहीं आने चाहिए। अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हों जिनको व्यापक अनुभव हो। जी। बात यह है कि हमारे संविधान के अंदर ही ऐसा लिखा हुआ है कि इनकी योग्यता तो कुछ है नहीं, बस केवल इतना लिखा हुआ है कि आधे जो 50% मेंबर है वो ऐसे होंगे जिनको 10 साल का सरकारी सेवाओं का अनुभव हो। अनुभव होगा। जी सर। तो जो अनुभव है उनमें भी कौन आते हैं? क्या वो सरकार के चमचे टाइप के अधिकारी को ला रहे हैं, जी। या एक, जैसे हमारे यहाँ कुमावत सर थे, जब जी। एमएल कुमावत सर, क्या गजब काम किया उन्होंने। ठीक है, एकदम टाइम पे एग्जाम कराना, ये सब कराना। उसके बाद जैसे कई चेयरमैन आए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कई ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी जी। लेकिन सब जानते हैं कौन अभी जेल में है, किस पे आरोप लगा हुआ है। जी सर, तो जी। इसमें सुधार होना चाहिए आरपीएससी में, वरना तो सच में रद्दी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टैग बच्चों ने लगा रखा है ना, वही इसके ऊपर है। तो अपनी सार्थकता सिद्ध करे, और गवर्नमेंट जब रिक्रूट करे मेंबर्स का तो टाइम पे फुल मेंबर यहाँ पे होने चाहिए। अभी जी, जी। लंबे समय तक चेयरमैन नहीं थे यहाँ पे। खैर अभी तो यू आर साहू सर आए तो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, और जी उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी है तो जो विद्यार्थियों में इसको लेकर के ट्रस्ट डेफिसिट है जी, जी। उनको वो बना देते हैं। जी सर। तो वास्तव में बहुत अच्छा करके जाएंगे, और चूंकि बढ़िया पुलिस अधिकारी रहे हुए जी हैं, जी जी। फिर गवर्नमेंट को इसमें जितने सदस्य होने चाहिए वो भी इसमें रिक्रूट होने चाहिए टाइमली। जी सर। कभी ऐसा नहीं कि 6 महीने तक चेयरमैन नहीं है, 6 महीने तक मेंबर खाली पड़े हैं। यूपीएससी की तरह टाइमली कैलेंडर जारी हो, जी जी। कैलेंडर को हर हालत के अंदर फॉलो कराए। जी। मैं बच्चों से भी कहूंगा, हर बार रेट मत लगाइए। हर वैकेंसी प्री हुई आंदोलन करेंगे, मेंस हुई आंदोलन करेंगे, कई भी टाइम बढ़ाने के लिए आंदोलन। तो जो बच्चा वास्तव में पढ़ रहा है ना, वो घर पे पढ़ रहा, आंदोलन करने वालों में क्या वास्तव में वो वहां जा रहे हैं क्या? जी अब सर। बात यह है कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं तो Well उनको said. संवैधानिक अधिकार है कि जी विरोध सर। करने का अधिकार है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आप अगर आरपीएससी टाइम पे एग्जाम करवा रही है तो उसको करवाने दीजिए। नई वैकेंसी सर। तभी आ पाएंगे, जी सर। वरना वो डिले होगा। क्योंकि हम एक तरफ तो चाहते हैं कैलेंडर आए, उसका फॉलो हो, दूसरी तरफ हम ही चाहते हैं कि हमें टाइम ज्यादा मिले। जी सर। ठीक है, हालांकि आरपीएससी की गलती है कि भाई एग्जाम को पूरा कराए बगैर आपने ये किया, तो उसको आगे सुधारा जा सकता जी है। सर, जी सर। तो बच्चे भी फालतू की रिट ना लगाएं। आरपीएससी पेपर में बहुत मिस्टेक करती है, कभी आंसर की में, कभी पेपर में, तो उसको बहुत अच्छे से बनाए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो सरकार को, आरपीएससी को, खुद को और बच्चों को भी, कुछ वकीलों की गैंग भी बनी हुई है जी सर। जो पेपर होते ही रिट लगवाते हैं, बच्चों से जी पैसा सर। उसमें लेते हैं, और उसके जी सर। बाद में आप ये देखिए कि हर बार ये डिले हो रहा है। तो जी इसको सर। सुधारने की जरूरत है बहुत अच्छा ज्यादा। सर, मैं कहूँ कि आप सर हमें कोई 2-3 बुलेट पॉइंट्स दीजिए जिनसे कि आरपीएससी में क्या अमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आरपीएससी की जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जो एक टैग लगा हुआ है, वो किस तरीके से हटाया जाए। सबसे पहला, अयोग्य जो मेंबर्स हैं जी सर। उनको हटाओ। जी सर। जिनका कोई मतलब, आप ये देखिए एक पॉलिटिशियन को यहाँ ले आए आप,
जी उसको क्या अनुभव है सरकारी सेवाओं को रिक्रूट कराने का, वो क्या ही जानते हैं। जी सर, जी सर। तो योग्य ऑफिसर बहुत है हमारे पास, खूब आईएएस हैं, खूब आईपीएस हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, कुलपति हैं, जिनको अनुभव है, उनको लेके आइए। क्या उनकी कमी है राजस्थान में? क्या देश में उनकी कमी है? क्या बहुत सारे हैं। जी सर। पॉलिटिशियन हमारे माननीय, उनको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो जैसे मोदी जी तो कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्यों परिवारवाद हो जाता है कि अधिकारी की पत्नी आ गई, पॉलिटिशियन की पत्नी आ गई? ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसकी पत्नी में क्या योग्यता नहीं होगी या उसके पति में योग्य हो सकती है, बट एक वो जो आता है कि भाई नैतिकता, जी सर, परिवारवाद, वो वाला नहीं होगा। तो पहला तो क्या होना चाहिए? योग्य मेंबर, चेयरमैन आए। जी सर। टाइम पे कैलेंडर जारी हो, साल भर का कैलेंडर होना चाहिए। जैसे यूपीएससी का आप देखो कि टाइम लिया आता है। जी सर। कि ये एग्जाम अब होगी, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, अगले साल तक का आ जाता है, हमारे यहाँ आता नहीं है। जी सर। फिर तीसरी चीज क्या कि इनके द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं, उस पेपर को बनाने से लेकर एग्जाम तक का जो प्राइवेसी वाला है, केरल मॉडल ले सकते हैं आप तमिलनाडु, ये कर्नाटक मॉडल ले सकते हैं, या इसमें हालांकि मेरा इतना एक्सपर्ट ही नहीं है, लेकिन ये जो बड़े अधिकारी होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो यूपीएससी की तरह फॉलो कीजिए आप कि उसका पेपर तो कभी आउट नहीं होता है। एक बार मैंने सुना है कि पेपर आउट हुआ था तो एग्जाम कैंसिल हुई, लेकिन उसके बाद में कभी पेपर आउट नहीं होता। बहुत ज्यादा उसमें जो क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं किए जाते, तो आरपीएससी क्यों नहीं कर सकता है? यहाँ भी वैसे ही अधिकारी है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हो सकते हैं। पहला, रीस्ट्रक्चर मेंबर्स का। दूसरा, कैलेंडर आए, टाइम पे फॉलो हो और सख्ती से फॉलो हो। तीसरा चीज कि क्वेश्चन वगैरह जब पेपर बना रहे हैं तो पारदर्शिता और पेपर की प्राइवेसी। यदि पेपर आउट हुआ और उसमें आरपीएससी का एक मेंबर भी अगर उसमें पकड़ा जाता है तो पूरे के पूरे मेंबर को बर्खास्त नहीं, टर्मिनेट कर दो उनको, कि पूरी वो डिबार हो जाने चाहिए कि कभी जिंदगी में उनको किसी भी सरकारी जो संस्था है उसमें अधिकारी या किसी तरह का नहीं मिले, तब जाके सही होगा। मुझे याद आता है मैं जब पढ़ता था तो मेरे टीचर्स ने कहा था कि सिक्कर में 81 के आसपास बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती थी, चोरी चकारी होती थी। तो एक वहाँ एसपी आते हैं, उन्होंने ये कहा कि आज से कोई भी अपने घर के रात में ताला नहीं लगाएगा। जी सर। और उसने, अधिकारी ने, मैं नाम नहीं जानता हूँ, बहुत पुरानी है, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चोरी होती है तो बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी और पैसा उससे वसूला जाएगा। जी सर। एक भी घटना नहीं हुई जब तक वो वहां रहे और काफी डाउन हुआ उसमें। तो पता था कि उसने क्या कहा कि पुलिस का जो बीट ऑफिसर यानी कांस्टेबल है वो तक जिम्मेदार माना जाएगा और उससे पैसा वसूला जाएगा। सब सुधार हो गया। तो इधर भी ऐसा ही होना चाहिए कि पेपर आउट होता है तो जितनी एजेंसी इसमें जुड़ी हुई है, चाहे पेपर बनाने वाली एजेंसी हो, मेंबर्स हो, या जो कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, सबको बाहर करो इसमें। दूसरा, यही नहीं, जो आरपीएससी है ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अफेयर के तहत आ रही है। ठीक है, सीएम उसका मुखिया होता है। तो क्या सीएम जिम्मेदारी नहीं लेगा इसकी? सीएम को त्याग पत्र देना चाहिए। अगर पेपर आउट हो रहा है, लगातार पेपर आउट हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। जिन भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पेपर आउट हो रहा, कितने लाखों अभ्यर्थी हैं, मेरे पास फोन आते हैं रोते हुए बच्चों के कि सर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, जयपुर में कहाँ हमने लोन लेके आए थे, कितनी मुश्किलों में हम तैयारी कर रहे हैं और पेपर आउट हो गया, क्या करें? 10 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी टाइम पे आती नहीं है, फिर ये आउट हो गया, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सीएम साहब को, जो मंत्री साहब, उनको भी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए, फिर सुधरेगा अपने आप ये। अच्छा सर, ये जो यूपीएससी का सी सेट का जो पेपर है, इसको खास करके जो हिंदी माध्यम के जो छात्र छात्राएं हैं वो बड़े ही लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से सी सेट का तो जो पेपर का लेवल है वो तो इनहेंस होता जा रहा है, पर जो छात्र है वो उस पेपर को शायद compete ही नहीं कर पा रहे, या फिर साथ ही में सी सेट के साथ में सर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी और इंग्लिश, इनमें भी वो फेल कर जा रहे हैं। तो सर आप ज़रा बताएं इसका क्या? देखो, सीसेट जब से आया है तो इसमें आजकल तो फिर भी सही हो गया। पहले जब शुरुआत हुआ था, जी सर, उस समय ये था कि एक पेपर प्रीलिम्स के अंदर जीएस का और दूसरा सीसेट का होता था, 200-200 नंबर के, और दोनों के 400 नंबर के आधार पे रैंकिंग होती थी। 2014 में इसमें चेंज हुआ कि उसको क्वालिफाई कर दिया है। जी जी। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब सीसेट आया तो इसमें है क्या, इसमें मैथ है, इसमें सीसेट जो है, इसमें रीजनिंग है और इसमें कॉम्प्रिहेंशन है। जी सर। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होता है उनको तो शुरू से कॉम्प्रिहेंशन भी कराए जाते हैं। जी सर।
इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं उनका मैथ रीजनिंग भी बढ़िया होता है, सामान्यतः बीटेक और ये सब बच्चे एमबीए वाले सब केट वेट की तैयारी में करते ही हैं, तो उनका एक एप्टीट्यूड भी ठीक है, मैथ रीजनिंग भी बढ़िया है। अब बेचारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको आप देखो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम गाँव का है, सरकारी स्कूल में वहाँ मैथ और रीजनिंग पढ़ाया बहुत कम जाता है, या तो टीचर नहीं होते हैं। जी सर। और दूसरा चीज क्या है कि आर्ट्स वाले बच्चों का मैथ रीजनिंग अच्छा होता तो वो भी आईआईटी और इनकी ओर जाते। जी सर। सामान्यतः तो यही होता है ना कि भाई जिसका मैथ अच्छा है डी लग गया वो बीटेक करेगा, जिसका बायोलॉजी अच्छा है वो डॉक्टर बनेगा, थोड़ा कम टॉपर है वो कॉमर्स लेगा, और सबसे ढपोड़ संक है वो फिर बनता है बीए वाला। जी सर। अब ये वो लोग हैं जो शुरू से ही मैथ और रीजनिंग से घबरा रहे थे। जी सर। तो पहले तो ये फेल इसलिए हो रहे थे कि भाई 400 नंबर से कट ऑफ बन रहा था, तो जो बीटेक वाले उनको तो वैसे एडवांटेज मिल गया, वो पास कर लेते थे। 2014 से हो गया, इसको क्वालिफाई कर दिया, तो अब ये लाइटली लेने लग गए कि अरे ठीक है 33% ही तो लाना, हम ले आएंगे। जी सर। तो वो उसमें क्या करते हैं, अब उसको कैलकुलेटिव रिस्क जो लेने वाली चीज थी वो घट गई, वो जीएस के पीछे पागलों की तरह तैयारी करते हैं और लास्ट में फेल होते हैं सीसेट में। हिंदी मीडियम का अगर आप यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो सीसेट के अंदर आपको हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन ही 400-500 है। जी सर। अब 400-500 ही बच्चे पास हो रहे हैं, और इसकी वजह से उनकी जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें कितने बच्चे 20, 25, 7, 10 इस तरह से आ रहे हैं, टॉप रैंक में आ नहीं रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को प्रीलिम्स का चूंकि नंबर ना तो जीएस का फाइनल मेरिट में जुड़ रहा है ना सीसेट का, तो भैया तुम्हें पढ़ना तो दोनों ही पड़ेगा। जी सर। सीसेट को भी तुम्हें पास करना है, यदि तुमने उसको सीरियसली नहीं लिया और क्वालिफाई नहीं किए तो फेल हो जाओगे। जी सर। एक और हडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं इनकी एक बड़ी दिक्कत आती है मेंस में कंपलसरी इंग्लिश। कंपलसरी। जी सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मेरा ही स्टूडेंट है जो आईआरएस है, नाम नहीं लूंगा। जी जी सर। लेकिन उसने प्रीलिम्स फेल मतलब पास किया, ठीक है, और मेंस के अंदर हिंदी माध्यम का था, इंग्लिश वाले पेपर में फेल हो गया। जी जी। दोबारा उसने दिया, अगली बार सीसेट में फेल हो गया, तीसरी बार में जाकर आईआरएस बनता है। तो इसका मतलब पहला जो सबसे बड़ा हिंदी माध्यम के लिए दिक्कत आ रही है वो तो है सीसेट। सीसेट। जी सर। सीसेट का पेपर जो है भाई, आईएएस कोई क्लर्क नहीं बनेगा कि उसको आप मैथ वगैरह ये ले रहे हो। जी सर। ठीक है, या तो उसको ठीक है, हालांकि अब सही कर दिया कि 33% जितना है इतना तो लाना चाहिए, तो हिंदी माध्यम का दिक्कत क्या कर रहा है, वो उस पर फोकस नहीं कर रहा है कि पास कर लूंगा। जी सर। और वो इसलिए फेल हो रहा है। फिर आता है मेंस के अंदर कंपलसरी इंग्लिश का पेपर। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हिंदी में तो बढ़िया कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती, वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हर्डल है। जी जी जी। इंग्लिश मीडियम में एसे राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामेटिकल है, और उसमें लाना नहीं है ज़्यादा आपको। जो आपके हिंदी और इंग्लिश के 300 मार्क्स के पेपर हैं उसमें मात्र आपको 25% अंक लाने हैं। लेकिन वो भी नहीं ला पाते हैं क्योंकि एक लाइन नहीं लिखना आता हिंदी माध्यम, उसने कभी पढ़ा ही नहीं ना इंग्लिश। जी सर। जी सर। और अब आप देखो, मैं आपको शब्द बताता हूँ। एक बार एक ऐसे पूछा जाता है, डू यू थिंक दैट इंडियंस आर हिपोक्रेट्स? अब जिस हिंदी माध्यम के बच्चे को ये नहीं पता हिपोक्रेट्स का मतलब क्या है, क्या उस पे लिखेगा? वो 12th फेल आपने मूवी देखी होगी, उसमें लिखना किस पे है, टूरिज्म के ऊपर, और उसने पढ़ा क्या, टेररिस्ट। तो उसने टेररिस्ट पे इतना धुआंधार ऐसे लिखा और मन में सोच के बैठा कि मैं तो टॉपर बन गया। जी सर। जी। बाद में पता चला रे यार टूरिज्म पे लिखना था, मैं तो टूरिस्ट पे लिख के आया नहीं और टेररिज्म पे लिखा है। वही कहानी है हिंदी माध्यम के पास। तो हिंदी माध्यम के बच्चों को थोड़ा बहुत इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश मूवी, या फिर इंग्लिश की जो खबरें आती हैं जैसे ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर आती हैं, वो थोड़ा सुनना चाहिए। और इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश आपकी पढ़ना तो है ही, आईएएस बनने के बाद आप हिंदी मीडियम वाले मान लो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए और वहां कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारे शिक्षा मंत्री ने अभी एक बच्ची ने इंग्लिश में कुछ पूछ लिया, तो हाथ जोड़ लिए, देखो बेटा मुझे इंग्लिश में नहीं आता, मैं इसमें कमजोर हूं। तो चलिए ठीक है कि भाई पॉलिटिशियन लोग जो हमारे माननीय हैं उनके लिए ये नहीं है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ग्रेजुएशन है ना, तो उनको चलो इंग्लिश नहीं आती है, वो आम जनता से जुड़े हुए हिंदी में समझ के भी शिक्षा मंत्री जी ने उस बच्ची का काम करवाया, ये इनकी मानता है। लेकिन तुम्हें तो भाई डॉक्यूमेंट भी संभालना है, तुम्हारे पास लेटर आएंगे, तुम्हें जवाब देना आईएएस बन के, तुम आईएफएस बन रहे हो तो दूसरे देशों में जाओगे, आईपीएस बन रहे हो तो तुम्हें जो लॉज वगैरह है उनको भी इंग्लिश में देखना है। इसके लिए तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इसमें गलत नहीं मानता, यूपीएससी ने जो इंग्लिश का पेपर रखा वो अच्छा है, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन तुम्हारे मेंस के नंबर देखो, 500 नंबर का ऑप्शनल,
जी सर। 250 नंबर का ऐसे, 1000 का जीएस, तीनों मिलाओ 1750 होते हैं। तो ये एक तराजू है, 1750 नंबर। इस 1750 नंबर मतलब कुछ मान लो 1750 ना समझे इंग्लिश मीडियम वाले जो इसको सुने, तो उनके लिए मैं बोल दूं 1750, ये है तुम्हारे इस पलड़े में। इस पलड़े में है तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी। तुम अगर इसमें एक में भी फेल हो गए, इधर इंग्लिश और हिंदी, तो तुम्हारा ये कॉपी चेक नहीं हो रहा है। भले ही तुम टॉपर होते अगर कॉपी चेक करते। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत बड़ा हर्डल है, पहले सीसेट और फिर इंग्लिश का। जी सर। तो ये उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पास करना तो यूपीएससी नहीं झुकेगा आपके लिए। भाई मेरे पास देखो, आप यूपीएससी के सामने गए कि मैं भैया आईएएस बनना चाहता हूँ, यूपीएससी ने कहा स्वागत आओ जी। उसने कहा कि भैया 10 लाख बच्चे आ गए, तो मेकाले ने एक स्टेटमेंट दिया था, कीप आउट द रास्कल्स। ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं मेकाले का, कीप आउट द रास्कल्स, मतलब धूर्तों को बाहर करो। जी सर। अब उनका ये कहना है धूर्त मतलब कौन, जो कमजोर हैं, जो योग्य नहीं है, उनको आउट करना है। तो ये एक स्क्रूटनी एग्जाम है कि भाई 10 लाख की कॉपी चेक करने में साल भर लग जाएगा, तो ओएमआर के ऊपर होता है, मशीन एक दिन में चेक कर देगी आपकी। ठीक है, हो गया। अब मेंस जो है वहां सारे 10 लाख नहीं जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं 20-15 हजार बच्चे, उनकी कॉपी चेक होती है। तो पहले उनमें क्वालिफाइंग नेचर की जो इंग्लिश और हिंदी है उनकी कॉपी चेक कर ली जाती है कि भैया इनमें अगर फेल हो गए, मान लो 15,000 बच्चे थे और उनमें 1000 बच्चे इसमें आउट हो गए, तो 14,000 का जीएस का पेपी चेक कॉपी चेक करना आपको, तो आपका वक्त बच जाएगा इस तरह से। लेकिन आपको उसको पढ़ना तो पड़ेगा, वरना 1750 में मान लो आप 800 नंबर लिया है या 1000 नंबर लिया हो, मैं कह रहा हूँ पूरे 1750 लिया हो, लेकिन इसमें आप वो 25% नंबर नहीं लाए तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो रही, तो ये भैया जो कंपलसरी वाला पलड़ा ये बारी है, ये स्थिति है। जी सर, जी सर, जी तो पढ़ना पड़ेगा। सर आप जरा ये भी बताएं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो किन मूलभूत आधारों के बेसिस पे अपने को सिलेक्ट करना चाहिए। कि जैसे कई बार ये होता है कि हिस्ट्री के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, तो बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस होकर के सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री ले लूँ, या फिर अगले साल जैसे ही वो उनमें चेंजेस आते हैं, अब जैसे कभी हिंदी में, हाँ, कभी इसमें, कभी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जी सर, जी सर। तो या फिर क्या पैरामीटर्स को देखते हुए अपने को ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, आप जरा बताएं सर। देखो लकी जी, ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत से बच्चों का ये दिक्कत रहता है कि कौन से सब्जेक्ट को मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे ऑप्ट करूं। लगभग 50 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसमें, लैंग्वेज है बहुत सारी, सब्जेक्ट है बहुत सारे। तो मैं इसमें कहूँगा इसके कई पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो आपको रुचि है क्या वो सब्जेक्ट पढ़ने में। अब आपको सर रुचि कैसे डिफाइन करें। जैसे मुझे भी ये कहा गया था कि आपकी रुचि, तो मैं तो गांव से गया था पढ़ के, मुझे पता ही नहीं था कि रुचि क्या, इंटरेस्ट मतलब क्या। तो मेरे मास्टर ने मुझे एक अच्छी बात बताई थी दिल्ली में जब गया था। उन्होंने कहा कि बेटा कोई मोटी सी पुस्तक आप पढ़ रहे हो ऑप्शनल की, यदि उसको पढ़ते पढ़ते तुम्हें नींद आ जाए और वो बुक तुम्हारी नाक पे गिर जाए, तुम ऐसे पढ़ रहे हो लेट के और मान लो तुम्हें नींद आ गई, बोरियत फील हो रही है, कुछ समझ नहीं जा रहा, भेजा फ्राई हो गया तुम्हारा, मतलब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसकी बुक आपने उठाई और उसको पढ़ते गए, कब रात बीत गई पता ही नहीं, 2 दिन में बुक खत्म कर दी। जैसे वो ये आपने बहुत सारी यहाँ बुक्स रख रखी है, तो क्या कॉमिक बुक या नोवेल जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा 2-3 दिन में आप चट कर जाते हो, मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है। वैसे ही सब्जेक्ट में क्या आपको हिस्ट्री अच्छा लग रहा है वो लीजिए, पॉलिटिकल साइंस PSIR अच्छा लग रहा है वो लीजिए, पब्लिक एड अच्छा लग रहा है वो लीजिए, हिंदी लिटरेचर, उर्दू, जो भी XYZ आप ले रहे हैं। तो पहला है तुम्हारी रुचि किस में है। अब रुचि तो मेरी 2-3 सब्जेक्ट में है, हिस्ट्री में है, भूगोल में है, एंथ्रो में है, इनमें चयन किस में करूं। तो फिर तुम्हें ये देखना है कि इन विषयों में तुम सबसे ज्यादा बेहतर पेपर किसका सॉल्व कर पा रहे हो। जी सर। तीसरा चीज तुम इसमें ये देखो कि क्या ये तुम्हारे प्रीलिम्स में रोल प्ले कर रहा है। मान लो तुमने 3 सब्जेक्ट चुने, एक संस्कृत लैंग्वेज लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, शॉर्ट है, ठीक है, ये भी पता चल जाता है इस बार क्या पूछा जाएगा। एक हिंदी लिटरेचर लिया, एक आपने लिया हिस्ट्री। हिस्ट्री भाई लेंदी है, लेकिन तुम्हें रुचि इसमें भी बहुत अच्छी और मजा आ रहा है पढ़ने में, हिंदी भी बहुत अच्छा है, संस्कृत भी अच्छा है। अब तीनों में कौन सा चुनो, तो फिर तुम देखो प्रीलिम्स में क्या हिंदी काम आ रहा है, नहीं, संस्कृत काम आ रहा है, नहीं। तो एक तो ये हो गया कि उसको साइड में करें। फिर मेंस में क्या हिंदी काम आ रहा है, क्या एसे में काम आ सकता है,
एक हिंदी का पेपर ये वहाँ आपका हेल्प कर सकता है, एक तुम्हारी लैंग्वेज सुधरेगी। जी जी। तो एक इसका है, क्या संस्कृत काम कर सकती है? तो संस्कृत का मैं ये कहूँगा कि हाँ, आपके ऐसे राइटिंग में थोड़ा बहुत उसका रोल हो सकता है कि आपको कोई कोटेशन मिल जाएगा, कोई श्लोक मिल जाएगा, लेकिन उसका ना प्रीलिम्स में रोल है, ना बहुत ज़्यादा ऐसे राइटिंग में उसका कंट्रीब्यूशन है, ना तुम्हारा जो जीएस है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो अब तुम अगर ऑप्शनल मान लो यहाँ हिंदी, अब जैसे हमने 3 सब्जेक्ट लिए, संस्कृत वो मैंने आउट कर दिया क्योंकि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदी को और अब हिस्ट्री, ये दोनों आए। अब मान लो हिस्ट्री तो प्रीलिम्स में भी काम आ रहा था, एसए में पहला जो पेपर है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी, तो यहाँ पूरा आपका 250 मार्क्स का है, तो मान लो ज्योग्राफी हटा दे तो 150 नंबर तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर समाज ये सब आ जाएगा। जी सर। फिर ऐसे कभी कभी हिस्टोरिकल भी आ सकते हैं, कोटेशन भी आपको मिल जाते हैं, ये आपको बेनिफिट मिला। यहाँ हिंदी भी तगड़ी टक्कर दे रहा है, हिंदी पेपर 300 सब मार्क्स का, हालांकि वो क्वालिफाइंग है तो मार्क्स तो नहीं जुड़ रहा है, लेकिन आपको ऐसे में भी हेल्प देगा। फिर अब आप तो फंस गए कि सर अब क्या करें, तो फिर देखो कंटेंट किसका अवेलेबल है, हिस्ट्री का अवेलेबल है, बहुत सारी बुक है, हिंदी का भी अवेलेबल है, बहुत सारा है, संस्कृत का भी है, तो कंटेंट किसका है? तो अब आपने 2 सब्जेक्ट सॉर्ट आउट किए, एक हिस्ट्री और एक हिंदी, तो आप ये देखो कि भैया कंटेंट बुक कहाँ पे है, टीचर मुझे मिल पाएगा क्या, ठीक है, इजीली अवेलेबल है क्या। दूसरा, आप हिंदी मीडियम के हैं तो क्या हिंदी में कंटेंट और हिंदी में आपके गाइड देने वाले जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर अवेलेबल है क्या। उसके बाद में बहुत से बच्चे कोचिंग करते हैं, तो क्या प्रॉपर बढ़िया कोचिंग है क्या जो आपको बहुत अच्छे से इसको समझा पाती है, ये आपको देखना चाहिए। फिर एक ट्रेंड भी होता है इसका। जी सर। देखो ट्रेंड हालांकि बदलता है, मेरा ये मानना है कि हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हर सब्जेक्ट से टॉपर हो सकते हैं। भले ही हिस्ट्री इतने सारे बच्चे लेते हैं तो आपको ये लगे कि उसमें रिजल्ट कम आता होगा, लेकिन टॉपर तो आते हैं, पॉलिटिकल से भी आते हैं, हिंदी से भी आते हैं, संस्कृत से भी मैंने देखा 3rd रैंक 8वीं रैंक तक रहे हैं। जी सर। ठीक है, और 100% भी कई बार उसमें रहा हुआ है। तो फिर आपको उसमें क्या देखना है कि ट्रेंड भी देख लो एक बार। जैसे थोड़े समय पहले एंथ्रोपोलॉजी बाढ़ सी आ गई थी, ठीक है, फिर PSIR टॉपर रहे लगातार 2-3, तो PSI बार लेने वाले, तो ये ट्रेंड बदलता रहता है। तो ट्रेंड को मैं नहीं मानता, ये तो डिपेंड करता है कि कौन कब किससे टॉपर बन गया तो उसका ट्रेंड मान लिया। तो आपको ये 2-4 इसके पैरामीटर हैं। पहला, आपकी रुचि सबसे बड़ा जो है, दूसरा उसका स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक बुक, तीसरा कोचिंग अवेलेबल है क्या, चौथी चीज क्या उसका आपके प्रीलिम्स में, मेंस में और इसके बाद में आपके एसे राइटिंग में उसका कंट्रीब्यूशन है क्या, फिर आपके इंटरव्यू में। जी सर। इंटरव्यू में भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए, यदि मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस रखा है तो IR के ऊपर बहुत इंटरव्यू के मुद्दों डिबेट होती है, तो आपको बहुत अच्छा उसमें समझ में आ जाएगा, हिस्ट्री हो रही है, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या उसका रोल है क्या, 275 मार्क्स का इंटरव्यू है और हम उसको ध्यान नहीं देते हैं इतना ज्यादा। तो ये सब मुद्दे आपको ध्यान में रख करके आपको चयन करना चाहिए। टॉपर्स इस बार पॉलिटिकल, मेरा कोई वास्ता नहीं है पॉलिटिकल साइंस से, देखा देखी में ले लिया, ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं हम। कभी नहीं करना चाहिए कि इस साल टॉपर पॉलिटिकल साइंस से रहा, इस साल हिस्ट्री से रहा तो मैं भी ले लेता हूँ, या किसी ने कह दिया। कई बार क्या होता है कि मैं ये भी देखा हूँ कि आप जिस कोचिंग में GS पढ़ रहे हैं वहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट ऑप्शनल के हैं, वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप हिस्ट्री ही लो, आप भूगोल ही लो, आप पॉलिटिकल साइंस लो, आप ये लो, कभी मत जाओ। मैंने कहा पहली रुचि देखो, कोचिंग के पीछे नहीं, खुद से देखो कि तुम कर सकते हो क्या। पेपर देखो उसके, तुम देखो हिस्ट्री जैसे मैं लूँ या नहीं लूँ मुझे क्या पता, आप GS में तो पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटी तो आपने पढ़ा है ना, भूगोल आपने पढ़ा है GS में, तो भूगोल का पेपर 2 तो आप कर पाओगे अगर GS सही से पढ़ा है। पॉलिटिकल साइंस का कम से कम संविधान वाले क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। जी सर। IR का बेसिक नॉलेज तो आपको होगा GS के आधार पे। तो इस तरह से देखो, यानी कोचिंग वाले भी इसमें बहुत बच्चों को एक तरह से करते हैं कि वो उनका फाइनेंशियल बेनिफिट देखते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल है तो हम ले लेते हैं। तो नहीं भागना है इसके पीछे, भले ही आपको दूसरी जगह जाके करना पड़े। बच्चे तो कई मैंने ऐसे भी देखे, सब्जेक्ट भी एक इकोनॉमी टीचर से पढ़ा, पॉलिटी किसी और से पढ़ लिया, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ लिया, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे और अच्छा करते हैं उसमें। तो कभी भी कोचिंग के इंसिस्ट में नहीं जाना है। टॉपर्स बोल रहे हैं उनको भी ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वो टॉपर बना, हो सकता है उसकी रुचि थी उसमें, उसका कंटेंट अच्छा था, उसको सब मिल गया। तुम्हारा ब्रेन अलग है, तुम्हारा फील्ड अलग है, तो तुम्हें चुनना है।
हालांकि कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, छोटा है, बहुत कम पढ़ना, पबेड है, इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छा है, एंथ्रोपोलॉजी बहुत छोटा है, तो उनके पीछे भागने से पहले हमें अपनी वास्तविक स्थिति और अपनी स्थिति को देख लेना है। जी सर। तब जाके आप ऑप्शनल में बेहतर कर पाएंगे। क्या अपन ये कह सकते हैं सर कि ये सारे पैरामीटर्स जो आपने बताए ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं? यस, होते हैं। वो तो आपको एनुअल रिपोर्ट में सारा आता है इसमें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने % बच्चे निकले हैं, आप उसका निकाल लीजिए यूपीएससी की वेबसाइट पे। लेकिन फिर मैं कहूँगा फर्स्ट थिंक, क्या आप उससे मोहब्बत करते हैं क्या सब्जेक्ट से? जी सर। जैसे आपकी मासूका, आपकी जो प्रेमिका सामने हो तो आपके चेहरे पे वो एक स्माइल आती है, उससे बात करने का है। क्या इस पुस्तक को पढ़ने से आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है क्या? जी सर। क्या आपको ये वैसी ही पसंद है क्या जैसे आपकी प्रेमिका को देख के आपको सुकून मिलता है? तो क्या हिस्ट्री को पढ़ने से, संस्कृत को पढ़ने से या अमुक सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको मजा आ रहा है क्या? जी सर। तो आप इससे मोहब्बत कर पाएंगे। फिर इसके जैसे आप अपनी प्रेमिका जो इतनी उलझी हुई होती है, जिसको समझ नहीं सकते, उसको समझ लेते हैं, तो वैसे ये सब्जेक्ट भी उलझा हुआ है। क्या इस सब्जेक्ट को आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आप इसको गो अहेड विथ जो भी ऑप्शनल आपने लिया है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहिए, ट्रेंड को भी आपको देखना चाहिए, लेकिन आधार क्राइटेरिया 2-3 ही होते हैं। फर्स्ट, उसका रुचि होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कोचिंग अच्छा होना चाहिए, फिर उसके पेपर देख लो, उसके बाद आप चयन करो। अंधे मत बनो, भागो मत कि ये टॉपर इससे बना तो मैं भी कर सकता हूँ। उसमें और आप में लाख अंतर है। हाँ, आप उससे गाइड ले सकते हो, ये ध्यान रखना है हमेशा। सर सॉरी टू से, मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बोलना चाहूँगा सर। प्रेमिका को लेकर के भी आपकी काफ़ी देखो, इसमें मैं कहूँगा कनिष्क कटारिया जी, कनिष्क कटारिया जी एकमात्र ईमानदार व्यक्ति मैं मानता हूँ। उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे टॉपर बनाया। अच्छा। अब हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पहले गर्लफ्रेंड बना दो, इसमें बात समझ रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी तो ऐसी थी ना कि उन्होंने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये कहा कि तू आइए स्टॉप करके दिखा दे, तो उसने पॉजिटिव लिया। लेकिन आजकल वो आपने मूवी देखी होगी जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, तो आपको भटकना नहीं है। जी सर। ठीक है भाई, बात ये है कि आपने पहले ही कह दिया कि आउट ऑफ द बॉक्स में पूछ रहा हूं, तो मैं भी ऐसे मजाक के लहजे में बोल दिया कि आप देखो, प्रेमिका बनो या प्रेमी बनो, वो तुम्हारा अपना है, क्योंकि एज ही ऐसी होती है ना कि 12वीं वाले बच्चे नहीं, ये सब एडल्ट है। जी सर। और घर वालों से दूर रहते हैं, पार्क कल्चर भी बहुत है, तो प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, ये देखा है मैंने भी। जी सर। बात यह कि वो आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके इस पाथ में हर्डल है या वो आपको अपलिफ्ट कर रहा है। एक प्रेमी या प्रेमिका तो ऐसा हो सकता है कि तू डेली पढ़, 5 मिनट में तुम्हें बात करूं तो पढ़ाई से संबंधित हो, तुम्हारा जो तनाव है उसको मैं मिटा दूं। या फिर मान लो मैं तुम्हें मोटिवेट कर रही हूं या कर रहा हूं। एक ऐसा कि चल मूवी देखने चलते हैं, पिज्जा खाने चलते हैं, घूमने चलते हैं, वो गलत बन जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इस तैयारी के अंदर तुम्हारा ग्रुप होना चाहिए जिसमें लड़के भी हों, लड़कियां भी हों, क्योंकि तुम समझोगे ना एक दूसरे को। और जब तुम्हारा डिबेट हो, बोलते हैं ना ग्रुप होना चाहिए 5-7 लड़कों का, तो उसमें सब अपनी रुचि वाले होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा तुम्हारे डिमोटिवेट करने वाला है, हर मामले में तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तुम्हें कम दिखा रहा है, ऐसा नहीं। वो कैसा होना चाहिए कि तू ही कर सकता है, तेरे में काबिलियत है, और तुम्हारी कमियों को भी पॉजिटिव तरीके से दिखाए। तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा दोस्त, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हें बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन ये तो तुम्हें जज करना पड़ेगा ना कि क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे प्रिपरेशन के अंदर बाधक है या वो सहायक है। ठीक है, तो मैं इसमें कनिष्क जी का फिर नाम लूंगा। हालांकि मैं ज्यादा व्यक्ति जीवन पे नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे इस सफलता में उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा ऐसा, उसके बाद कई बच्चे गर्लफ्रेंड बनाने भी लग गए। कुछ लोग ये भी मान लेते लक तो शादी कर लेते हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत है। तो मैं कहता हूँ कि अगर लेडी लक तो लड़कियों शादी करना चाहिए, लेडा लक भी तो हो सकता है। ठीक है, खैर चलिए आगे देखते हैं। जी सर। सर तैयारी के दौरान कई बार बच्चों पे इतना प्रेशर होता है कि वो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे अपने राजस्थान में तो बहुत से ऐसे केसेस देखे जाते हैं। तो सर किस तरीके से अपन इन सब चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं? और देखो, मैं इस मामले में कहूँगा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने इसके लिए बिल, मतलब कानून बनाने के लिए बिल लेके आ गया। हालांकि अभी वो कानून बना नहीं है, कोचिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो वास्तव में हमारे लिए बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। राजस्थान जो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है पूरे देश के अंदर, कोटा विशेष करके। जी सर।
तो इसको मैं दो भागों में बांट दूंगा। एक वो बच्चे जो ये नीट जेई आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं, जो छोटे हैं, जी सर, 10वीं या ये पढ़ के आए हैं। जी सर। दूसरे वो जो कॉलेज करके आए हैं, मैच्योर हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सामान्यतः इस तरह का जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी एडल्ट होने के बाद आ जाता है, सीख जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो सब पता चल जाता है। तो पहले मैं बात करूंगा कि ये 10वीं 12वीं वाले बच्चे क्यों सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। कारण जानने की ज़्यादा जरूरी है, बहुत से कारण हैं इसके। जी जी। लकी जी, पहला इसका जो कारण होता है कि जब बच्चा कोटा जाता है या जयपुर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो वो ये देखता है कि मेरे घर वाले किस माहौल में मुझे भेज रहे हैं। पैसा नहीं होता है, कई बार आर्थिक दबाव में वो अपनी जमीन गिरवी रख रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो एक तो उस एज में उस बच्चे के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन डाल दिया आपने कि मेरे पेरेंट्स किस तरह से मुझे भेज रहे हैं। जी सर। दूसरा कि हमारे देश के अंदर एक भेड़ चाल है। भेड़ चाल में इसलिए इसको कह रहा हूँ कि उस बच्चे को समाज के बाकी जो एस्पिरेंट है, बाकी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उसके अनुसार डाल देते हैं। इसमें 3 इडियट वाला मैं बताऊंगा कि जो माधवन सर, हालांकि उसका मूवी में क्या नाम था, वो फोटो कराया, लास्ट में फोटोग्राफर बहुत के अंदर जब बच्चों को मार्क्स अच्छे थे, पीसीएम में मार्क्स अच्छे थे, तो वो हो रही है कि कोटा जब वो बच्चा जा रहा है तो पहली चीज तो प्रेशर उस पे होता है पेरेंट्स का। क्या देख बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सपने देखे हैं, ठीक है, और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना, कुछ भी करके तुम्हें निकालना है। जी सर। उस पे हमने ये डाल दिया, थोप दिया कि मेरे सपने हैं, उनको तुम्हें साकार करना है। वो बच्चा अबोध है, घर से कभी दूर रहा नहीं, उसको ना कपड़े धोने आते हैं, ना खाना बनाना, सब काम वो उसको खुद को करना है वहाँ में। या टिफिन लाएगा तो टिफिन बहुत बेकार फूड होता है, हॉस्टल एकदम घटिया टाइप के छोटे छोटे कमरों के अंदर वो बच्चा रह रहा है। आजकल तो सर बंकर बेड का कल्चर भी आ गया। वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा इवन जयपुर में मैं एक बच्चे से मिलने गया था जो आरएस मेंस दे रहा है। जी जी। तो उसका कमरे में मैं 15-20 मिनट रहा, मुझे खुद को ऐसे सफोकेशन से चक्कर आ रहे थे, मैं बाहर आ गया और बाहर आके उससे बात की मैंने। खैर हम मुद्दे पे सीधे आते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि सुसाइड के कारण क्या है। तो पहला तो पेरेंट्स का इतना ज्यादा दबाव होता है बच्चों के ऊपर कि तुम्हें बनना ही है, जी जी, ठीक है, तुम तो पैदा ही इसी के लिए हुए हो, ये हम थोपते हैं उनपे। दूसरा कारण क्या है कि कोचिंग के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा वहां जाता है तो कोचिंग वाले जो एडमिशन देते हैं तो इनके कई टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें वो सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ये बैच ए, बैच बी, बैच सी। तो जो सबसे टॉपर बच्चा है उसको डाल दिए इस बैच में, उस पे बढ़िया टीचर होंगे, फिर उन पे एफर्ट किया जाता है एक्स्ट्रा, तो ये बच्चे तो निकल जाएंगे। उनसे जो कमजोर होंगे दूसरे बैच में डाल दिए, उनसे कमजोर है तीसरे बैच में डाल दिया। अब क्या हो रहा है कि इस सेकंड बैच में भी अगर किसी बच्चे ने मान लो 90% ले आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, इस बच्चे को डालेंगे पहले बैच में ताकि ये भी बढ़िया टीचर से पढ़े। तो इसके दोस्त भी छूट गए, इसका सिलेबस टूट गया क्योंकि वहां क्या चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा है, तो ये बेचारा मैच नहीं कर पा रहा है। तीसरा चीज इसमें जो एक बहुत बड़ा रीजन होता है वो क्या है कि बार बार टेस्ट होते हैं, हर 10 दिन 15 दिन में यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। उस टेस्ट में बच्चे का रैंक आता है, तो वो अभी अपनी स्कूल में था तो टॉपर था, कितने बच्चों में, उसकी क्लास में 50-60 बच्चे थे, तो 50-60 में सब में टॉपर था। यहाँ तो अब वो रैंक आ रही है पूरी कोचिंग से, और उसमें उसका रैंक आया 3000 4000, तो उसको लगता है यार मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ये पहली रैंक वाला कहाँ, मैं कहाँ, डिप्रेशन आ जाता है उस बच्चे में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि टेस्ट का रिजल्ट नहीं लगाओगे, बहुत अच्छा किया उन्होंने, ठीक है। फिर तीसरी चीज इसमें आगे क्या हो रहा है कि जब उस बच्चे का रैंक मान लो अगली बार और कम आ गया, तो उसको लगता है यार मेरे बस का नहीं है, तो घर वालों को बोलता है कि मेरे से नहीं हो रहा है। तो घर वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू करेगा, फोर्स करते हैं उसको। मैं एक एसपी की कोटा की स्टोरी पढ़ रहा था, उन्होंने ये बताया कि जब एक बच्चा उनके पास गया बहुत ज़्यादा परेशान होके, उन्होंने कहा कि सर मुझे नहीं बनना है, मेरा मन भी नहीं लग रहा है कोटा में और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो उन्होंने उसके फादर साहब को कॉल किया कि आपका बच्चा डिप्रेशन में। तो फादर साहब ने क्या कहा, ये डिप्रेशन में, ये तो 1000 लोगों को डिप्रेशन में लिया है, ये आ ही नहीं सकता डिप्रेशन में। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे से मिलने के लिए आ जाइए, इसको एक बार घर ले जाओ ताकि ये मोटिवेट हो जाएगा, थोड़ा माहौल बदल जाएगा। तो पिताजी क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम तो आ नहीं सकते, दूर रह रहे हैं, इतना पॉसिबल नहीं है, आप इसको भेज दो, हम बात कर लेंगे। उस बच्चे को वहीं दबा दिया गया, उसकी बात ही नहीं सुनी गई, उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको क्या दिक्कत है, वो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, उसके सपने भी हैं या नहीं है, ये भी नहीं सोचा जाता है। फिर एक दिक्कत आती है, 10वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, नए नए हैं, बाहर जा रहे हैं, वहाँ लड़कियां भी होते हैं लड़के भी होते हैं।
एक अट्रैक्शन आता है इस एज में। हम सबके साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है, दूसरा भाई जेंडर है तो अट्रैक्शन होता है। जी सर। अब ये हो जाता है इस एज के अंदर, ये मेरी बंदी है, तूने इससे बात कैसे कर ली, जी सर, हाउ डेयर यू टू टॉक विथ माई गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब आपस में इसमें लड़ाई होती है, या मान लो लड़की है वो पहले तुम्हारी फ्रेंड थी, अब मान लो किसी और की फ्रेंड होगी, भाई ये उसकी चॉइस है, लड़के भी हो सकते हैं। तो इसको आता है कि मेरी तो गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ हो गई। अभी बच्चे हैं, ये इस एज में समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉलेज वाला बच्चा ये सब झेल चुका होता है, समझ जाता है, तो इस कारण भी कई सुसाइड कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बार उसने एग्जाम दिया फेल हो गया, दूसरी बार दिया फेल हो गया, तो उसको लगा कि मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूं, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, उसने हैंग कर लिया, जहर खा लिया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग वालों की फीस को लेकर के पेरेंट्स टाइम पे नहीं भर पाए तो उसको असोल्ट कर लिया, तो भी सुसाइड कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग स्टेट के बच्चे यहाँ पे, उनकी गैंग बनी हुई है, नशाखोरी भी यहाँ बहुत ज्यादा है कोटा के अंदर, जी जी। उसके कारण भी जब पता चला कि ये तो नशा कर रहा है, या मान लो सिगरेट फूकते हुए कोई फोटो पता चल गया, या मान लो कोई नशाखोरी की बात घर वालों को पता लग गई, तो उसको लगा कि मेरा तो कैरेक्टर का असैसिनेशन हो गया, सब खत्म मेरा, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो बात यह है कि सुसाइड के पॉइंट्स पे हमें जाना पड़ेगा कि पेरेंट्स को अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी है, बच्चा क्या करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग कराओ। कोचिंग वालों को अगर वो एड पे इतना खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया एड पे, साल का पैकेज देखो, फ्रंट पेज 15-15 लाख का जैकेट एड आता है, एक बार भास्कर में आप दो, कम से कम 15 लाख का एड आता है फ्रंट पेज का, जी सर। और साल में कितने एड आते हैं उसके। क्या ये कोचिंग वाले उन बच्चों के लिए कोई एक दो काउंसलर्स, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं रख सकते हैं कि वो वॉच करें, टाइम टाइम पे जाके इनको मोटिवेट करें? इसके अलावा और क्या इनके जीवन में रास्ते हो सकते हैं? फेल हो गए तो उनको क्या मोटिवेट किया जा सकता है, ये करना चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या है कि वहाँ जो कोटा का माहौल है उसमें थोड़ा स्पोर्ट्स कल्चर लाया जा सकता है। हर महीने कम से कम एक उनका कोई कंपटीशन हो सकता है, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में होता था ना, इंटर स्कूल इंटर कॉलेज, क्या इंटर कोचिंग कोई टूर्नामेंट हो सकता है? क्या इनका हॉबी क्लासेज हो सकती है? कोई मान लो जैसे मैं जयपुर में यहाँ पढ़ाता हूँ एक कोचिंग के अंदर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर, हमारे जो कोचिंग के ऑनर हैं वो कभी मान लो रंगारंग कार्यक्रम करा दिए, तो कई लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं उसमें पॉजिटिव ये देखता हूँ, एक तो वो 2000 बच्चों के सामने आके पोडियम पे बोला तो उसका भय निकल गया, जी सर, हेजिटेशन निकला। दूसरा, उस समय एक माहौल लाइट होता है, सब सारा टेंशन फ्रस्ट्रेशन सब खत्म, बच्चा कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, ठीक है। तो क्या ये सब कोचिंग वाले थोड़ा बहुत इस तरह से वीक में, कम से कम 15 दिन में, महीनों में कभी इस तरह का कल्चरल फेस्ट रख सकते हैं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ जाता इनसे। ये उस बच्चे को जीवन जीना भी सिखाते हैं, हम रोबोट नहीं बना के इंजीनियर बना रहे, वरना तो वही जाके फिर गलत काम भी करता है। फिर हम कहते हैं ये IITian रिश्वत ले रहा है, ये मान लो डॉक्टर ऑर्गन बेच रहा है, तो हमने उसको बनाया ही मशीन है ना, उसको मानव हमने बनाया कहाँ? सोसाइटी से तो हमने दूर कर दिया उसको बचपन से ही। इसके बाद में जब ये कल्चरल और इस तरह की एक्टिविटी हो तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है उसको कुछ मोटिवेशन दिया जाए। मैं जब अपनी कोचिंग चलाता था तो मैं इस तरह के प्रोग्राम करता था, उनको पुरस्कार देता था, उनको शाबाशी देता था, पीठ थपथपाता था। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो मैं पहचान जाता था, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, पर 15-20 साल का मेरा जो अनुभव है, मैं बच्चे का चेहरा देख के समझ जाता हूँ कि ये दुखी है, इसको प्रॉब्लम है। उनसे बात कर लो ना, तो उनको लगता है ये मेरे को समझ रहे हैं, फिर वो अपनी दुख पीड़ा बताते हैं। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कई बार मान लो खर्च कर दिया, तो आप भले ही पैसा मत दो, पर उसको बात करके उसको समझा दोगे ना, तो उसको लगेगा कि कोई तो है मुझे सुनने वाला। कई बार ऐसा भी इसमें केस देखे मिलते हैं कि संगठित गिरोह होते हैं, तो आजकल ये ऑनलाइन गेम वगैरह इस तरह की लत भी लग जाती है, उसमें पैसा बर्बाद हो गया, उनके कारण भी सुसाइड कर लेते हैं। फिर बच्चों के अंदर एक ये भावना आ गई कि अगर ये टारगेट हमने अचीव नहीं किया तो हम तो जीवन में फेल हो जाएंगे। वो जो आपने शुरू में किया था ना प्लान भी, वो यहाँ काम करेगा कि इन बच्चों को मान लो नीट जेई नहीं हुआ, भाई BSc कर ले, IAS टॉपर बन जा, NLU कर ले, CA का कर सकता है, या तू RS बन सकता है, या बहुत अच्छा मान लीजिए तू आर्ट्स ही ले ले तो उसमें राइटर बन सकता है, फोटोग्राफर बन सकता है, स्पोर्ट्स में चले जाओ, फिल्मों में चले जाओ, आजकल तो क्रिएटिव जमाना है, उसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा IIT नहीं हुआ, तुम नॉर्मल किसी कॉलेज से भी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। बहुत से IITian है उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, और बहुत से ऐसे हैं जो नॉर्मल कॉलेज से भी एक CR के उनको प्लेसमेंट होता है। अब बात आती है सिविल वाले बच्चों में।
तो देखो सिविल वाले बच्चों में सामान्यतः ये जो इस तरह के सुसाइड केस हैं बहुत कम है इस बार। हालांकि 2 भाई बहनों उन्होंने सुसाइड किया, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। जयपुर में भी कई ऐसे केसेस हुए हैं, उनके कारण अलग है। इस समय बच्चा क्या, उसकी शादी ब्याह की एज हो जाती है, जी सर। घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये खुद भी समझ जाता है, और एज ये है कि मैं अब पढ़ाई करूँ, 10 साल से तैयारी कर रहा, नौकरी कहीं लग नहीं रही, तो फ्रस्ट्रेशन अलग तरह का होता है। यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि बच्चों को अगर 4-5 साल में 6 साल में नहीं हुआ तो उनको चेंज कर लेना चाहिए। और कोचिंग वालों की जिम्मेदारी है कि तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारा घर, तुम्हारा चूल्हा इन बच्चों की फीस से चलता है। जी सर। ठीक है, तो इन बच्चों को आप भगवान की तरह मानिए। ये ग्राहक नहीं है हमारे लिए केवल, ये एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये नहीं है तो हम नहीं हैं। जी सर। कोचिंग इतना बड़ा हजारों करोड़ का ये मार्केट है, क्या हम इनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या इनके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते? इनके मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या करियर काउंसलिंग, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो पास होते हैं, केवल उन्हीं को हम क्यों टारगेट करते हैं? जो फेल हो गए उनके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? उनके पेरेंट्स को पीटी में, हालांकि अब देखो बात ऐसा है, स्कूल में पीटीएम वगैरह संभव है, कोचिंग में नहीं संभव है, या तो अटेंडेंस भी संभव नहीं है। जी सर। लेकिन क्या हम कभी साल में 1-2 बार तो पेरेंट्स से उनका फीडबैक या उनके बारे में अच्छी चीजें बता सकते हैं क्या? क्या हम समाज के सक्सेसफुल है, कोई पुलिस अधिकारी हो गया, कोई आईएएस हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई अभिनेता हो गया, कोई मान लीजिए धर्मगुरु ही हो गया, कोई समाज सेवी हो गया, उनसे इनका इंटरेक्शन करा सकते हैं क्या? क्या ये आके इन बच्चों को समझा सकते हैं क्या? तो ये सोसाइटी के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कम होंगी। और गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इन बच्चों के वेलफेयर के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे कोटा के डीएम साहब हैं, कोटा के एसपी साहब हैं, एसडीएम है, उनको कोचिंग में हर महीने कम से कम 15-20 दिन में जाना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि क्या कोचिंग वाले उन पे दबाव डाल रहे हैं क्या, क्या उनके ऊपर और तरह का तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है क्या, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कोचिंग को लेकर के उनको फुलफिल किया जा रहा है क्या। जैसे एक आपने कहा था कि गैस रिसाव हो गया, कैसे गैस रिसाव हो सकता है? चलो एक मानवीय भूल हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, पर क्या उसके बाद उस कोचिंग वाले ने सुधार किया? एक बार अगर मान लो कोई बेसमेंट में पानी भर गया, क्या उसके बाद में कोई सुधार किया उसने? उसके बाद भी अगर रिपीटेडली गलती कर रहा है तो क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो मर गया है, उसकी संवेदनाएं खत्म हो गई है, या वो बिक गया है? क्या उसने रिश्वत ले ली है? तो ये दिखता नहीं है क्या? तो प्रशासन को, सरकार को, मंत्रियों को, इनको भी बहुत आगे आना होगा। कोटा हमारे राज्य की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पूरे देश के युवा यहाँ पढ़ने आते हैं। तो अगर हमारी इकोनॉमी इन बच्चों से चल रही है तो इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। और अगर एक भी बच्चा सुसाइड कर रहा है, ये इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा कलंक है, मैं ये मानता हूँ। और वो फेल्योरनेस उस बच्चे की नहीं है, क्योंकि सुसाइड कर लिया उस पर तो अब तुम कुछ भी कर लो, वो है ही नहीं इस दुनिया में। जी सर। बात यह है कि क्या आगे कोई बच्चा सुसाइड ना करे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं क्या? तो वो हमें पॉइंट्स देखने होंगे। जैसे अभी एक बच्ची ने सुसाइड किया तो हैंगिंग पंखे की बात थी, उसके में नहीं था, ठीक है, तो क्यों नहीं है भाई हैंगिंग पंखा? या उनकी काउंसलिंग क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये चीज़ों पे गवर्नमेंट को, जो सक्षम अधिकारी हैं, कोचिंग वाले हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। लाइब्रेरी अच्छी हो, हॉस्टल में डिब्बे नहीं होने चाहिए, वेंटिलेशन हो प्रॉपर। 15-15 हज़ार रुपये आप किराया ले रहे हो तो कम से कम उनको वेंटिलेशन वाला अच्छा कमरा, एटलीस्ट भोजन अच्छा उनको मिले वहाँ पे। एक तरह से कोटा जो है वो पेरेंट होना चाहिए इन बच्चों का। कि मैं जब कोचिंग में बच्चे आते थे तो मैं उनको कहता था, देखो मैं भी जयपुर में रह रहा हूँ, पेरेंट्स नहीं है अभी यहाँ पे, तो मेरे लिए तुम मेरा परिवार हो और तुम्हारे लिए मैं माता पिता हूँ। क्या कोचिंग वालों में ये भावना आ सकती है हर बच्चे के लिए कि तुम्हारा कुछ भी हुआ तो मेरे बच्चे हो तुम, मेरी जिम्मेदारी है? तो ये सब सुधर जाएगा। हर कोचिंग वाले को भी इसमें आगे आना चाहिए। बहुत पैसे कमाते हैं वो, थोड़ा तो वेलफेयर पे खर्च करना चाहिए इनको। जी सर। अच्छा सर, जो अभी अपन ने जो डिस्कशन किया वो बहुत ही हेल्दी और फ्रूटफुल डिस्कशन था। तो सर क्या अपन कोचिंग या फिर प्रिपरेशन के दौरान भी अपन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर अपन मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं क्या? आपकी क्या राय है सर? ये अच्छा प्रश्न है रवि जी। देखिए हम लोग सोशल एनिमल हैं जी।
तो बात ये है कि एक लिमिट में तो देखना चाहिए। जी जी। मैं तो बच्चों को ये भी कहता हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान डेली कम से कम अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए आधा घंटा निकालना चाहिए। चाहे आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, ठीक है। डेली नहीं खेल सकते, वीक में एक दिन तो होना ही चाहिए आपके पास। वीक में एक मूवी भी देख लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता आपकी। इवन मैं आपको बताऊंगा, हमारे देश के जैसे स्टार टीचर हैं, विकास देवी कीर्ति सर हैं, उनकी क्लास देखो, हंसाते हुए पढ़ाते हैं। जी सर। गंभीर भी लगते हैं। खान सर देखिए, उनकी क्लास लेंगे कभी लगता ही नहीं है कि वो एकदम हंसते हंसते आपको पढ़ा देते हैं। जी जी। अलग पांडे सर, फिजिक्स वाला, जी जी जी। उनकी क्लास को बच्चे क्यों लाइक करते हैं? वो ऐसा फील होता है कि मतलब लाइट वे में कब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चीज समझा गया। तो बात यह है कि प्रिपरेशन के दौरान कुछ फिल्में भी देखना चाहिए, गेम्स भी होना चाहिए, सिंगिंग भी होना चाहिए, सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो आप जीव, लेकिन लिमिट में। ये नहीं कि दिन भर सुबह से शाम वहीं जा रहे हैं। आधा घंटा 1 घंटा डेली अपने लिए होना चाहिए। मान लो आप नहीं करते हैं तो वीक में एक दिन, महीने में कभी थोड़ा घूम भी आओ, घर चले जाओ, तो उससे क्या कि आप थोड़ा रिफ्रेश रहते हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही है वो नहीं होंगी, बाकी जरूरी है। जी सर। मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल मैनेजमेंट और मैं कहूँ कि मोरल वैल्यूज़ के निर्माण में समाज की, परिवार की और फ्रेंड सर्कल की और इवन कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका होती है, जरा बताएं सर। देखो रवि जी, लकी जी, इसमें ऐसा है कि व्यक्ति जहाँ रहता है जी, वहाँ से उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर इसको इकोलॉजी की भाषा में मैं बोलूँ तो एडेप्टिबिलिटी। जी सर। अगर इसको सोशियोलॉजी की भाषा में बोलूँ तो समाज का प्रभाव। और अगर मान लो इसको आम बोलचाल में मैं कहूँ तो मेरा सीधा सा फंडा ये है कि तुम्हारा मानसिक विकास कैसे होगा, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे रहेगा, या तुम्हारी नैतिक जो चीज़ें हैं वो बेहतर कैसे होंगी, मोरल वैल्यू स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी। जी सर। सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है परिवार। हमारे परिवार का प्रभाव पड़ता है। यदि मान लीजिए हमारे माता पिता मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत नैतिक है, तो उनके बच्चों का भी वो आप लेवल देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वो कमजोर या धब्बू टाइप के बच्चे नहीं रहेंगे, मोरल वैल्यू उनकी अच्छी रहेंगी, ठीक है। रावण का बेटा मेघनाथ महाशक्तिशाली था, इंद्रजीत, लेकिन था तो अहंकारी ना। जी जी। वो रावण के गुण उसमें थे। फिर दूसरा चीज, लव कुश भगवान राम माता सीता के जो पुत्र थे, वो भले ही शुरुआत में आश्रम में रहे, माता के साथ ज्यादा रहे, लेकिन उनके माता पिता की बॉन्डिंग, उनका त्याग, उनके संस्कार, गुरुकुल के संस्कार, समाज जहाँ पे उनका निर्माण हुआ, सब चीजों का प्रभाव पड़ा। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति जहां भी रह रहा है तो पहली सीढ़ी होती है हमारा परिवार। जी सर। उसके बाद आता है सोसाइटी। देखो आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जी सर। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से समझाऊं कि आप अगर मान लीजिए एक वेल एजुकेटेड फैमिली के साथ रह रहे हैं, इंग्लिश बोलने वालों के साथ रह रहे हैं, तो आप इंग्लिश इजीली बोलना सीख जाओगे। और अगर मान लीजिए कि कोई आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो उसका विकास उस तरह से होगा जो वहाँ का समाज है। तो समाज में मान लो करप्शन है तो वहाँ व्यक्ति नैतिक तौर पे करप्ट रहेगा। नूह मेवात इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ साइबर फ्रॉड क्यों होते हैं, चूंकि सोसाइटी में है। जी जी। पंजाब और इधर नशाखोरी क्यों है, चूंकि सोसाइटी में है, वो कल्चर बन गया वहाँ, ठीक है। जैसे फिल्मों के अंदर वहाँ क्या दिखाया जा रहा है, मारकाट, ठीक है, गाने आते हैं उनमें क्या दिखाया जा रहा है, गन कल्चर, शराब पीना। तो वो व्यक्ति क्या उसको फील करता है, उससे उसको हीरोइज्म फील होता है, तो उसको सीख रहा है। तो सोसाइटी का प्रभाव रहता है। फिर है कि ये जो फिल्में वगैरह हम देख रहे हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। और फिर आपने कहा कोचिंग का भी रोल है, यस रहता है। कोचिंग में जब मान लीजिए आपको माहौल बहुत अच्छा मिल रहा है, वहाँ आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वो आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आपका हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा है, तो मानसिक दबाव नहीं रहेगा। और आपका इमोशनली इंटेलिजेंट, इसमें कई फैक्टर होते हैं। ये अपने आप में एक इस पे पॉडकास्ट किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा है, इसको 2 शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। और नैतिकता, अगर आपकी कोचिंग के टीचर बहुत नैतिक है, वो टाइम पे आ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी चोरी नहीं करते हैं, टैक्स प्रॉपर ईमानदारी से भर रहे हैं, तो वो आपको नैतिक सिखा रहे हैं ना हर चीज़ों में, या वो एग्जाम्पल आपको अच्छे दे रहे हैं। और एक टीचर है मान लीजिए, वो आपको कह रहा है कि नशा नहीं करना है,
अब वो बाहर जाता है, वहाँ बच्चे भी रहते हैं, थड़ी लगी हुई है, वहाँ वो सिगरेट फूंक रहा है, या बाहर कोई मान लीजिए शराब की दुकान है, वहाँ बोतल लेके निकल रहा है और बच्चों को क्लास में आके बोलता है कि नशा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। उसका व्यक्तिगत है, वो क्या पी रहा नहीं कर रहा है, लेकिन वो दिख रहा है बच्चों को कि हमें तो कह रहा है और खुद कर रहा है। भाई उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उसको क्या पीना नहीं खाना, संविधान उसको अधिकार दे रहा है, लेकिन वो चीज़ बच्चों को ना बोले फिर। या मान लो कोई टीचर एथिक्स पढ़ा रहा है और वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपको दिख रहा है कि वो ऐसा है ही नहीं, तो नैतिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो जो शिक्षक होता है, जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक महात्मा से कोई माँ जाती है कि मेरा बेटा है वो बहुत मीठा खाता है और मैं बहुत दुखी हूँ इससे, तो उसने कहा कि तुम 1 महीने बाद आना। तो वो बोली मीठा खाने के लिए मना ही तो करना है ना बेटा, मीठा मत खाओ। फिर वो 1 महीने बाद आई, तो आते ही उसने कहा कि बेटा आपको मीठा नहीं खाना है। वो माँ सोची कि यार ये बात तो तुम पहले भी बोल सकते थे, इसमें कौन सा बड़ा बात है। उन्होंने क्या कहा कि मैं भी पहले बहुत मीठा खाता था, मैंने पहले इस पे कंट्रोल किया, उसके बाद में मैंने ये सब इसको कहा। तो नैतिकता और इन चीज़ों के डेवलपमेंट में हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा कल्चर, इवन सोशल मीडिया, इवन टीवी कल्चर, मूवी कल्चर, जो आजकल आप देख रहे हैं कि फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है, और जहाँ हम पढ़ रहे हैं उन कोचिंगों में कैसा माहौल है, फिर हम जहाँ काम करते हैं वहाँ क्या है। मान लो आप अधिकारी बन गए, तो कई बार आता है कि अधिकारी करप्ट है, तो मैं कहता हूँ अधिकारी करप्ट नहीं है, सोसाइटी करप्ट है। अगर सोसाइटी ईमानदार है तो अधिकारी ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन मुझे लाइन में ना लगना पड़े, इसलिए मैं जाके साहब ले लो, थोड़ा ले दे के काम कर लीजिए, या आपको थोड़ा पेशेंस ना रखना पड़े, आप तुरंत अपना काम कर। तो ऑफर तो आप कर रहे हैं ना, अधिकारी मांगा नहीं है आपसे। एक तो वो है कि पहले ही कह दे मैं तो पैसा लूंगा, वो तो गलत है। लेकिन एक है कि सोसाइटी के एक्सेप्टेंस है कि पैसा लेके काम जल्दी हो जाता है, पैसा देने से काम आसान हो जाता है, तो अधिकारी को करप्ट सोसाइटी बना रही है। अगर सोसाइटी ईमानदार है तो अधिकारी भी ईमानदार होंगे और वहाँ के नेता भी ईमानदार होंगे, सब ईमानदार होंगे। तो शुरुआत तो हमें अपने से करनी होगी ना। फिर दूसरी बात, आजकल जो ये व्यावसायीकरण हो गया है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर, हमारे मानसिक जो स्ट्रेंथ होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और एक मैं कहूँगा सोशल मीडिया और ये जो आजकल जो फिल्में हैं, रील्स कल्चर, इसका भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इनमें हमें कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आप फिल्म बनाओ, कोई रील बनाओ, उसमें कम से कम हमारे समाज के जो मूल्य जिसके ऊपर हमारा समाज जिंदा है, जैसे संविधान में एक आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो फिर संविधान खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे समाज के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, नैतिकता के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मानसिक डेवलपमेंट के भी कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। अगर उनका पतन हो गया तो सब चीज़ों का पतन हो जाएगा। तो इन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कहा जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट परिवार से शुरू होता है और अंत होता है उसका सोसाइटी में जाकर के। तो परिवार, सोसाइटी और जिन जिन चीज़ों से वास्ता बच्चों का पड़ता है वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी होंगी तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, सारी चीज़ें बेहतर होगी। बस सीधा सा है। अच्छा सर, अब मैं ये चाहूँगा कि अब इन सभी बातों को कंक्लूड करते हुए और समराइज वे में अब आप हमें ये बताएं कि जो भावी या आगामी छात्र है या फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे इफ़ेक्टिव वे में आगे बढ़े, प्लीज़ सर। लक्की जी, मैं ये कहूँगा कि देखो, नया बच्चा जो भी आए उसको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं हमारा ये पॉडकास्ट था, इसमें हमने कई चीज़ों के ऊपर बातचीत की जी। एक था कि हम करियर में कैसे सक्सेस पाएँ, एक था कि आत्महत्या भी कर लेते हैं, तनाव भी है, नैतिकता भी, कई मुद्दे थे जी सर। तो पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि बच्चों को अपना जो गोल है, टारगेट है, एम है, वो तय करते वक्त अपना सुनना चाहिए जी। समाज, परिवार, इनसे मार्गदर्शन तो लेना चाहिए। देखो, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि 100% बच्चे को ही छोड़ दिया जाए तो भी गड़बड़ है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो इस दुनिया में सबसे बड़े हितैषी हैं बच्चे के लिए। वो उसका भला चाहते हैं निस्वार्थ भाव से। अगर कोई इस दुनिया में है बच्चों का तो उसके माता पिता हैं जी। तो माता पिता क्या चाहते हैं वो आप सुनिए, तुम क्या चाहते हो उनसे बातचीत करो, और फिर जो फैसला आपने लिया है वो अपने माता पिता को बताओ और फिर उनके डायरेक्शन में आप चलिए। फिर आपका जो एम आपने तय किया है उस एम के पीछे लग जाइए।
और जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो, रुकना नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा ना कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। जी जी। और लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है। जी। ठीक है, तो ये पाथ आपने तय कर लिया, इसमें चलोगे, मुश्किलें तो आएंगे। अपने राजस्थानी में कहते हैं कि ऊखली में तूने सिर दिया है तो भैया चोट तो लगेगी, तो मूसली तो आएगी। तो अगर तुमने कोई रास्ता चुन लिया, उस रास्ते पे चलो। और उस रास्ते पे जब तुम चल रहे हो तो कितने ही कांटे आए, आंधी तूफान आए, संकट आएंगे, बाधाएं आएंगी, उनसे घबराना नहीं है। जी। हाँ, ऐसे जब संकट आए तो अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने टीचर्स से बात करो, ताकि वो हावी ना हो तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उनको अनुभव है। वो जानते हैं कि इन प्रॉब्लम से बचा कैसे जा सकता है। तुम चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम चाहे एनएलयू की तैयारी कर रहे हो, तुम चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी सरकारी नौकरी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तुम स्पोर्ट्स में भी हो सकते हो। तो अपने टारगेट के दौरान, अचीवमेंट के दौरान जो भी प्रॉब्लम आती है, जिन पे तुम फेथ रखते हो, अपने माता पिता, दोस्त, गुरुजन, अपने समाज के लोग, या जिसको भी तुम अपना आइडियल मानते हो, उनसे डिस्कस करो। जरूरत हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो साइकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हो, काउंसलर होते हैं इसके लिए आजकल, उनसे बात करो। लेकिन इनके आगे घबराकर अपनी जीवन लीला को खत्म नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमें, हिंदू धर्म में तो कहा जाता है 84,000 योनियां हैं, तब जाके हमें मानव जीवन मिलता है। और इन छोटी सी प्रॉब्लम के कारण अगर हम इसको समाप्त कर देते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। हारना नहीं है। और ये तो एक रास्ता है। तुम मान लो अगर आईआईटी कर भी लिए तो क्या गारंटी है तुम सफल हो ही जाओगे। तुम आईएएस बन भी गए तो क्या गारंटी है तुम सफल हो जाओगे। जीवन तो अंतिम, जब तुम इस धरती के ऊपर अंतिम श्वास लोगे तब तक तुम्हारा चलेगा। और ये तो एक रास्ता है, ठीक है। अंतिम समय तुम कई तरह की और तुम्हारी डिजायर्स आएंगी, कई चीजें आएंगी, तो ये तो रास्ता, इस पे चलते रहो। लेकिन अभी ये चूंकि बच्चों के लिए है तो मैं उनसे कहूँगा कि सबसे पहले तुम जो भी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ो, उसकी कठिनाइयाँ क्या हैं उनके बारे में जानो, क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है उनके बारे में जानो। टॉपर्स जो हैं उनके बारे में पढ़ो, लेकिन उनको अंधभक्त होके फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो टॉपर कैसे बना वो जानता है। तुम उसकी केवल टॉपर बनने की कहानी पढ़ रहे हो, उसका रास्ता, उसका संघर्ष नहीं जानते और वो बताया भी नहीं हो। आजकल तो ये भी होता है कि बहुत से टॉपर्स बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब अपने आप को रील्स में, अपने आप को मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए इस तरह बेचारापन भी दिखाते हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैं इतनी बार फेल हुआ और देखो मैं ये बन गया। तो वो उनका स्ट्रगल है, तुम वैसा नहीं करना है। उनकी अच्छी चीज़ों को सीखो, उनकी हर चीज़ों को फॉलो करना बंद करना, आपको पॉजिटिव रहो आराम से। और फिर जहाँ भी एडमिशन ले रहे हो, जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, उन पे ट्रस्ट रखो, उन टीचर्स को बहुत अच्छे से उनसे चीज़ें पढ़ो। देखो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, वो हमारा रास्ता निर्धारित कर देता है और गोल्स की ओर जाने का हमें एक सुगम रास्ता बताता है। चलना तो तुम्हें पड़ेगा, तो उन पे ट्रस्ट कीजिए। और टीचर्स के लिए ये है कि भाई वो अपने विद्यार्थियों में और अपने बच्चों में अंतर ना करें। इवन हमारे ऊपर जो ट्रस्ट करके आ रहे, तो भारत के अंदर गुरु शिष्य परंपरा जो रही है उसको हमें फॉलो करना होगा कि जो योग्य है उसको भी निखारना है, जो कमजोर बच्चे हैं उन पे ज़्यादा एफर्ट करना है। अच्छा टीचर वही है कि एक इंटेलिजेंट को तो हर कोई पास करा सकता है, जो कमजोर बच्चा है, जिसके बारे में समाज ने धुतकार दिया या सब लोगों ने कह दिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, उसको भी तुम्हें सक्सेसफुल बनाना है। और केवल पैसा तो तुम कमा ही रहे हो, खूब फीस लेते हैं, मोटी फीस लेते हैं, करोड़ों रुपए का टीचर्स का पैकेज है इसमें। भले ही वो ITR में कम बताएं, लेकिन मैं जानता हूं कि करोड़ों रुपए मिलते हैं टीचर्स को, ठीक है। तो आपके पास ये पैसे इन बच्चों से आ रहे हैं, इनके पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो हमारा एक दायित्व है कि इन बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करें। और मैं मानता हूं कि ये अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा कि छात्र अपना कर्तव्य पूरा करें, कोचिंग अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, टीचर्स अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और निस्वार्थ तरीके से वो काम करें। गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी उनको स्टेप्स उठाने उनको स्ट्रांगली फॉलो करवाए। उसमें फिर कोचिंग माफियाओं से भी नहीं डरना है, उसमें किसी तरह का वोट बैंक भी नहीं देखना है कि हमारे राष्ट्र के भविष्य ये बच्चे हैं, ये सुसाइड नहीं करने चाहिए। और फिर
टाइम पे एग्ज़ाम हो, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, ठीक है, एनटीए हो या यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, अदर एसएससी या जो भी संस्थान है, ये टाइमली कैलेंडर जारी करें, बहुत ईमानदारी से एग्ज़ाम करवाएं, ट्रांसपेरेंट रहें, पेपर जो बनाए उसमें बहुत सावधानी से पेपर क्वेश्चन सेलेक्ट हों कि आंसर गलत नहीं होने चाहिए, ताकि उसमें बार बार क्वेश्चन नहीं डिलीट करना पड़े, आंसर की टाइम पे जारी करें, रिजल्ट टाइम पे जारी करें, और उससे बच्चों का जो बाकी त्यौहार वगैरह हैं या मान लीजिए कि उनके एग्ज़ाम्स हैं, उनसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए कि आज इसी फिर आप कई बार आप देखते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होती है किस कारण से, किस दिन ये त्योहार था, तो भाई पहले क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था, ये तो सब देख लो आप। तो हर संस्थान को और गवर्नमेंट को सबको बेहतर तरीके से ये अच्छा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सार्थक होगा सारा। और बच्चों को ये जरूर ध्यान रखना कि तुम अगर इस एग्जाम में पास नहीं हुए कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखते हो तैयारी से। सिविल सर्विसेज के बारे में तो कहा जाता है लकी जी कि अगर किसी बच्चे ने इसकी तैयारी कर ली तो जीवन में कभी फेल नहीं होगा। मैं जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ जी सर, ठीक है, कि भले ही मैं आईएएस नहीं बना, मैं कई बच्चों को तैयारी करा के आज उनको उनकी फील्ड में सक्सेसफुल बना रहा हूँ। मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो बच्चे आते हैं, मेरा हमेशा ये रहता है कि कमजोर बच्चा, जैसे कई लोग होते हैं कि उसको इस तरह से फीडबैक दे देते हैं कि वो और ज्यादा डिमोरलाइज होता है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर वो कमजोर है इसीलिए तो मेरे पास आया है, वो नहीं जानता इसलिए मेरे पास आया है, तो उसकी वो कमियां हैं उसको भी इस तरह से बताऊं कि वो डिमोटिवेट ना हो जाए, वो सुधार कर ले, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। और फिर दूसरा चीज है कि अगर तुम इसमें सफल नहीं हुए तो ये अंतिम सत्य नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी के बाद तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है, तो तुम्हारा प्लान भी है, उस पे काम करो। तुम बिजनेसमैन बन सकते हो, नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे देश में जॉब सीकर्स ज्यादा है, जॉब गिवर्स कम है, तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हार नहीं माननी है, जिंदगी हमें एक बार मिली है, इस जिंदगी के अंदर हम कभी फेल नहीं होंगे। अगर फेल हो गए तो वो अगली सफलता के लिए एक हमें सीख देके जा रही है, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है वो, बस अपना रास्ता है, उसको और बेहतर तरीके से करो, अपनी स्ट्रेटजी बदलो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं न हो न निराश करो मन को, ठीक है, कि भाई तुम मनुष्य हो, निराश मत करो अपने आप को, सफलता तुम्हें मिलेगी और मेहनत करते रहो। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में छेद वो कर ही देता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, बच्चे कई बार क्लास में बोलते हैं। तो मैं तो जैसे बच्चों को कई बार जब भी क्लास में जाता हूँ तो उनको हंसाने के लिए यही बोल देता हूँ, भैया मेरा परिचय कुछ नहीं है, न चिंता न फिकर, गांव खंडेला जिला सिक्कर, उसमें भी बच्चों को हंसा देता हूँ। तो मस्त रहो जीवन के अंदर, तुम्हारे टारगेट्स मिले, इसी तरह का शुभाशीष आप सबको। और पेरेंट्स के लिए मैं जरूर कहूँगा कि आपने बच्चों को जन्म दिया है, आपने उनको पढ़ाया है, दबाव नहीं डालो उस पर, उसको उड़ने दो, वो ऐसा आजाद पंछी बना उसको कि उसका ध्यान तो रखना है हमें कि कोई उसका अहित ना हो जाए, लेकिन उसको उसका रास्ता तय करना है, खुद को करने दो। आप उसका सहयोग कीजिए, फाइनेंशियली उसको सहयोग कीजिए, मेंटली उसको सहयोग कीजिए कि उसको कोई अच्छा गाइड चाहिए वो दिलवाइए, लेकिन अपने सपने उसके माध्यम से पूरे मत करवाइए। उसके अपने सपने हैं जी सर, आपके सपने आपने जी लिए, आपके जो सपने अधूरे रह गए उसका माध्यम मत बनाओ अपने बच्चों को। उसके अपने सपने हैं, उसकी अपनी जिंदगी है, उसका अपना विजन है, वो साकार वो खुद करे। तो माता पिता अगर ऐसे बन जाएंगे तो मुझे लगता है फिर ये सुसाइड वाले केस हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो यही शुभकामनाओं के साथ आज हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं सर। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको धन्यवाद। रेडी एक्शन। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। हमारी पूरी डार्क हॉर्स टैलेंट टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद। लकी जी, मैं भी आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से आगे बढ़िए। आपकी टीम के जो छोटे से लेकर टॉप लेवल तक के अधिकारी हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं। अच्छा है आप इस तरह के सोशल डिबेट करवा रहे हैं, ये हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है, और आप सब खूब आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए, थैंक यू। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन या फिर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।